ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। और जैसा मैं कह रहा था, इस समय काफ़ी टफ मार्केट है ये। और टफ इसलिए भी क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन मार्केट चलने को तैयार नहीं है। जी हाँ, कल थोड़ा सा एक मूव आया था, लेकिन जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी हद तक वो सेंसेक्स एक्सपायरी से रिलेटेड था। कुछ आप कह सकते हैं कि ये ट्रेड डील की अनिश्चितता कह लें ऐसे, या कह लें आप इसको लैक ऑफ ट्रिगर्स। इस समय ट्रिगर्स का भी अभाव है मार्केट में। जो भी है, बाजार हिलने को तैयार नहीं है। और आज भी अगर आप देखें, इंडेक्स में कोई मूव नहीं है। हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी ठीक ठाक एक्शन मिल रहा है। हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी आज उस लेवल का एक्शन नहीं है। अगर आप आज के F&O के टॉप गेनर्स और लूजर्स देखेंगे तो वो उस लेवल का एक्शन भले ही ना हो, लेकिन फिर भी आप 2-3 स्टॉक देखें। जैसे आज नायका देखिए आप, जो आज हमारा स्पॉटलाइट स्टॉक था, उसमें देखिए 4% की अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर केन्स देखेंगे तो ऐसे 3-4 स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जहां अभी भी ठीक ठाक एक्शन है। लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी भी थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, एक रेंज टाइप में इस समय फंसा हुआ है। देखते हैं। वीरूश्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, आप बात कह रहे थे, सवाल मेरा उससे इर्द गिर्द था। जिस तरीके से मार्केट ठंडा पड़ा है लगातार, 8वां सत्र जो आप भी बात कर रहे थे, जब कंसोलिडेशन का फेज हम देखने को मिल रहे हैं, क्या ये यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं, उसको लेकर है, या फिर ये कोई बड़े तूफान से पहले की शांति नजर आ रही है? क्या करें, क्योंकि अब रिटेलर्स भी, ट्रेडर्स भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए, हम खुद कंफ्यूज हैं तो किसी और का क्या ही कहेंगे, है ना। और सच बताऊं तो मेरा ये मानना है कि मार्केट का टेक्सचर अभी भी मजबूत है। कल भी हम 60 पॉइंट ऊपर ही आए थे। आज भी हमने ज़्यादातर टाइम ग्रीन में ही बिताया। फ्लैट भले ही हैं हम, लेकिन हमने ज़्यादातर टाइम ग्रीन में बिताया है। देखिए श्रेया, इस बाज़ार में क्या है दिक्कत, ट्रिगर्स नहीं है अभी। क्योंकि अब वो ट्रेड डील का ट्रिगर हर कोई वेट कर रहा है। वो मिनी डील पता नहीं कि कौन सी ऐसी खिचड़ी पक रही है बीरबल की, जो वो मिनी डील आके नहीं दे रही है। जो भी है, लेकिन 3 दिन से मैं सुन रहा हूँ मिनी डील करके ख़त्म करो। अब समझ में नहीं आ रहा वो क्या है, लेकिन जो भी है, अब कल एटलीस्ट और कुछ नहीं तो अर्निंग सीजन का तो आगाज़ हो जाएगा। तो एटलीस्ट एक ट्रिगर तो मिल जाएगा। बाकी उसके बाद वो यूएस जाने, इंडिया जाने, वो ट्रेड डील करते रहेंगे जो करना है। लेकिन कम से कम हमें एक साइड तो मिलेगा रिएक्ट करने को। अर्निंग सीजन आएगा और अगले हफ्ते से वो थोड़ा सा तूल पकड़ेगा अर्निंग सीजन, तो थोड़ा सा हमको शायद एक ट्रिगर मिले उसकी वजह से। उसके बाद शायद आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिले, पॉसिबल है। निफ्टी पर जहाँ तक बात है, 25,450 से 25,500 पर पहला सपोर्ट। अब देखिए रेंज भी नैरो हो गई, तो हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो भी थोड़े से और नैरो बैंड में आ गए। सुबह के मुकाबले अभी लेवल थोड़े से अलग दिखाई देंगे आपको। 25,450 से 25,500 ये डॉट लग गया, कॉमा होना चाहिए था, कोई बात नहीं। और बड़ा सपोर्ट 25,350 से 25,400 पर है निफ्टी पर। और रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? 25,550 से 25,600 पर। आज 25,500 तक जा पाए हम, लेकिन रेंज देख रहे हैं आप। आज भी रेंज देखिए, 76 पॉइंट की रेंज है। 3 दिन से 80 पॉइंट की रेंज में हम घूम रहे हैं। बड़ा रेजिस्टेंस 25,600 से 25,675। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अभी मेरा यही मानना है कि एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है बैंक निफ्टी। और यहाँ पर 56,800 से 57,000 के करीब की कोई भी डिप मिले आपको। आज देखिए ऑलमोस्ट वो डिप आ गई थी 57,000। हमारी अप्रोच सुबह यही थी, लेकिन 57,037 तक का लो मिला था आपको। अब वो एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि उस रेंज में ही आए। कई बार आपको वो थोड़ा सा एक डिसीजन लेना पड़ता है कि चलिए ठीक है, मैं एग्जैक्ट रेंज तक नहीं रुकूंगा। लेकिन अगर आपने उस डिप में बाइंग की तो 125-150 पॉइंट मिल गए आपको। एग्जैक्ट 200 तो खैर किसी को नहीं मिले होंगे। 57,400 पे रेजिस्टेंस है और 57,500 पे रेजिस्टेंस है। ये क्रॉस होंगे तो मुझे लग रहा है कि शायद फिर वापस हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा आज? जी हाँ, गुड आफ्टरनून अनुज। थोड़ी बहुत मेहरबानी यहीं पर ही है, और बाकी इंडेक्स तो वही 70-80 पॉइंट। अच्छा, आते हैं स्टॉक्स पे जहाँ पे मूव अच्छे हैं, जो कि अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। कमेंट्स का जिक्र मैंने कल भी इस वक्त क्लोजिंग में किया था, और कमेंट्स अभी भी स्टैट्स में और ओआई में, पुट राइटर्स में रत्ती भर की कमी नहीं है। 2.5% ओआई बिल्डअप 3506, 3500 के कॉलाइटर्स के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। कमिंस के स्टैट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग, और डे हाई की ट्रैजेक्टरी तो नहीं, लेकिन हाँ अभी भी मतलब हल्का सा शेयरों के कारोबार कर रहा है। बट इट्स अ क्लियर कट फ्लैग ब्रेकआउट, शानदार प्लेसमेंट। 2-3 स्टॉक्स और हैं अनुज यहाँ पे। पहला हो गया कमिंस, उसके बाद जो अपने डेटा पर अभी भी फ्लो कर रहे हैं उसमें है एम्बर एंटरप्राइजेस। लेके आइएगा, इस सेगमेंट में स्ट्रेंथ है एम्बर में। आज से नहीं, मतलब पूरे की पूरी जुलाई सीरीज में ये शॉर्ट कवरिंग के बाद न्यूट्रल आया था, और अब जो बाइंग थी वो पिछले 1 जुलाई से कायम है। 7678 पे लुक एट ओआई एडिशंस, 6,000 शेयर जुड़े 7600 के शेयर में।
ह्यूज ओआई बिल्डअप और अगला सप्लाई जोन इसका वही आता है, इसका करियर का हाई। तो यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है। और मैं अनुज जब बात कर रहा हूँ ना, यकीन मानिए अंबर की आउट ऑफ मनी स्ट्राइक कॉल्स में इतना स्ट्रांग बिल्डअप हो रहा है, टिक्स आ रहे हैं मेरे स्क्रीन पे डे हाई के, तो अंबर हो गया, कमेंस अंबर। उसके बाद लेके आइए आप जरा प्लीज़ अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसने अपनी हाथों में लीडरशिप रखी हुई है सीमेंट स्पेस की, डे हाई पे ट्रेड करता हुआ और अभी अभी एक स्विंग आया है, स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप और अच्छी पुट राइटिंग विजिबल है। दैट मीन्स पॉसिबली ये इस सीरीज़ के अगले पड़ाव में और बड़े स्ट्रेच के लिए प्रिपेयर कर रहा है। पुट राइटर्स का कन्विक्शन है 2.5% का बिल्डअप। और एक स्टॉक पे इनफैक्ट और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, दैट्स डाबर। 200 डेमा के ऊपर, कल का एक पॉज था 200 डेमा के नीचे, लेकिन आज जर्नी स्टार्ट करी उसके ऊपर और अब 518 पे ऑलमोस्ट इसने एक जो स्विंग हाई था 28 मार्च का, उसको रीटेस्ट कर लिया है। यानी अब कुछ दूर तक, यानी करीब 540-553 तक एक सप्लाई जोन नहीं है, बट इंट्राडे में प्लेसमेंट, शॉर्ट टर्म में प्लेसमेंट इसकी स्ट्रॉन्ग लगती हुई करीब 5,60,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट जुड़े हैं। बट अनुज ये तो रहे 4 स्टॉक्स, कमिंस, एम्बर, अल्ट्राटेक सीमेंट और डाबर। अल्ट्राटेक सीमेंट इस वक्त डी हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। बट अनुज जब तक ये रेंज परसिस्ट करती है, जब तक कि हम इससे बाहर ना जाए, ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? कुछ खास स्पेसिफिक सेक्टर स्टॉक्स, आज जैसे ईवीएस ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, लुक एट केन्स क्या लीड लेता हुआ, और कुछ स्पेस जो कि इस वक्त इंप्रेस कर रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच की बात है, बिल्कुल सही सवाल है आपका। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच, मेरा ये मानना है इस समय सेक्टर स्पेसिफिक से अच्छा आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें तो बेटर रहेगा। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक में आज जैसे आज का सेक्टर है ईएमएस। आज सुबह अगर आपने वो सुबह रिपोर्ट पढ़ी थी अगर जेपी मॉर्गन वाली, उसके बाद वो हमने केन्स की बात की थी, केन्स सुबह खुला, उसके बाद एक शानदार मूव दिया उसने, थोड़ा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से जिन्होंने लोगों प्रॉफिट बुक करके शायद एम्बर में लगाया, अब एम्बर का इंटरडे चार्ट देखिए आप, आई थिंक पीजी इलेक्ट्रोप्लास में भी शायद थोड़ा सा मूव आना शुरू हुआ है। तो ये एक स्पेस है क्लियरली जो शायद काफ़ी टाइम से नहीं चली थी, अब चल रही है और एकदम से बड़े मैसिव मूव इनमें सब में आने शुरू हुए हैं। आई थिंक उसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ न्यू एज स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। डिलीवरी की आई थिंक हमने सुबह बात की थी, नायका आज सुबह मेरा स्पॉटलाइट स्टॉक था, नायका देखिए वीरू अब एफ&ओ का टॉप गेनर बन गया नायका, और ये तेज़ी स्क्रीन पर प्ले हुई है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, जब वो स्पॉटलाइट के शेयर फ्लैट खोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मौका मिलता है लोगों को पार्टिसिपेट करने का। तो वो 4% ऊपर है अभी ये स्टॉक। तो आई थिंक ये 2-3 सेक्टर हैं। आई थिंक एफएमसीजी क्लियरली एक कुछ अलग ही बुल मार्केट में, परसों के मैसिव मूव के बाद कल थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आया, लेकिन आज यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं, तो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक मूव रहेंगे। श्रेया, चलिए गुड आफ्टरनून और आगे बढ़ते हैं शो में। जी, सवाल मेरा आज के एमफी डेटा पर है। जून महीने के एमफी डेटाज आए और इम्प्रेसिव आंकड़े इस महीने भी हमें नजर आए। एसआईपी इनफ्लोज फिर रिकॉर्ड हाई पर 27,269 करोड़ हो गया और एसआईपी खाता भी बढ़ा है। आप मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में बात कर लें, इनफ्लोज बढ़ते ही जा रहे हैं। आंकड़े कैसे देख रहे हैं आप, अब क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये? देखिए श्रेया, मैं 4 टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला है एसआईपी। एसआईपी की मैं क्यों बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एसआईपी, एक तो एसआईपी का जो नंबर है वो रिकॉर्ड है 27,270 करोड़ पर आया, और दूसरा जो एसआईपी के खाते हैं जो बढ़कर 9.06 करोड़ से बढ़कर 9.19 करोड़ पर आए हैं, ये नंबर जो है ना, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि हम काफ़ी समय से सिर्फ स्टॉपेज रेशो की बात कर रहे थे। वो जो एक्टिव खाते हैं ये बढ़कर 8.56 करोड़ से बढ़कर 8.64 करोड़ हुई है मंथ ऑन मंथ, और ये आई थिंक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मुझे लगा। उसके अलावा अगर आप देखें जो सिप कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लगातार 26,000 करोड़ से ऊपर था, पहली बार हम 27,000 करोड़ के ऊपर पहुंचे। अब हम उन टेबल्स पे आ जाते हैं जो 3-4 टेबल है। पहले एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशन वाली टेबल पे आ जाइए, वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का डेटा आप देखिए। तो उसमें जून का जो डेटा है वो, हाँ, ये वाला डेटा जो है ये इक्विटी फंड्स का है। इसके बाद वाले इस पर आ जाइए, तो इक्विटी फंड का भी ठीक है वैसा। अच्छा, ये भी इस पर भी रखिए वो, हाँ, एक बार जरा इक्विटी फंड्स पे आइए वापस। हाँ, ये 18,995 करोड़ मई में था, इस बार 23,568 करोड़ पर आए हैं, तो ये क्लियरली बढ़कर आया। इसके बाद पहले मुझे एसआईपी का दिखाइएगा, उसके बाद मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पे उसके बाद आऊँगा। हाँ, ये सिप इन्फ्लोज हैं। सिप इन्फ्लोज बढ़े हैं 26,688 करोड़ से बढ़कर 27,269 करोड़ पर आए हैं। आई थिंक इस मार्केट की जो सबसे शानदार चीज़ रही है ना, इस पूरी की पूरी बेयर मार्केट में लोगों ने अपने सिप नहीं छोड़े,
और अब कंसोलिडेशन में भी लोग सिर्फ कंटिन्यू कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। अब आइए आप उस चीज़ पर जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की बात है। पहले आप देखिए लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप में मई में काफ़ी डिप आया था, हम 1250 पर आ गए थे, अब हम 1694 पर है। अभी भी हम 2800, 2500, 2600 करोड़ के मुकाबले काफ़ी कम है। हर कोई कह रहा है कि लार्ज कैप है, मिड कैप के मुकाबले ज़्यादा वैल्यू है इस समय। पब्लिक नहीं मान रही इस बात को। पब्लिक कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, वो अगली दो प्लेट्स देखिए आप, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। मिड कैप फंड देखिए आप, ये बेस्ट एवर मंथ है मिड कैप के लिए। जितना मर्जी शोर मचा ले लोग कि नहीं मिड कैप ओवर वैल्यूड है, कल हम विकास खेमानी जी से बात कर रहे थे। और स्मॉल कैप देखिए आप, एक बार स्मॉल कैप की भी टेबल लेकर आइए, स्मॉल कैप की टेबल ये देखिए, आंकड़े और शानदार यहाँ पे, आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। और यही चीज़ है, रिटेल का पैसा मिड और स्मॉल कैप में जा रहा है। आई थिंक हम जो इतनी बातें रिस्क भी ले रहे हैं लोग, मतलब देखिए क्या होता है ना, एक वही HDFC बैंक, एक वही एशियन पेंट्स, एक वही रिलायंस, एक वही इन्फोसिस, बियॉन्ड अ पॉइंट लोग थक गए हैं उन सब चीज़ों से। लोगों को चाहिए नई नई स्कीम्स, नए नए फंड, नए नए स्टॉक्स, और लोग उनकी बातें कर रहे हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग। ये फैक्ट है और ये आपको डेटा भी कह रहा है। और इसीलिए मैं एक चीज़ कहता हूँ, जितना मर्जी लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन आएगी, प्रमोटर बेच रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई करेक्शन नहीं आ रही है। ये जिस तरीके से इस तरीके का पैसा चेज कर रहे हैं इन स्टॉक्स को, कोई करेक्शन नहीं आ रही। हाँ, ये जरूर होगा बीच बीच में ये स्टॉक्स का बीटा ज़्यादा वो हाई बीटा होता है, तो इस वजह से अगर कभी मार्केट गिरेगा तो कई बार ये स्टॉक ज़्यादा गिर जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन अदरवाइज कोई लार्ज स्केल कोई बहुत बड़ी डिक्लाइन आ रही है, ऐसा तो ये म्यूचुअल फंड का डेटा नहीं कह रहा है आपको। ओके, तो नंबर शानदार, यहाँ पर निवेशकों का भरोसा और मार्केट पे बढ़ता ही जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट फ्लैट ही है तो तेजी की ट्रेंडिंग स्टॉक्स का शुरुआत करते हैं। कई काउंटर्स में अच्छे खासे मूव भी हैं, तो कहाँ पे खरीदारी होती हुई आई नज़र आज आपके स्क्रीन पर? हाँ, श्रीराम फाइनेंस आज फाइनेंशियल स्पेस में अच्छी खरीदारी थी। श्रीराम फाइनेंस देखिएगा आपको, बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल, श्रीराम 2% तेज है बजाज, और जियो में भी 1% ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। HUL भी इस लिस्ट में शामिल है और पूरा FMCG पैक ही देखिए वहाँ पर खरीदारी आज होती हुई नजर आई। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 5.5% दौड़ गया ये स्टॉक। IEX चढ़ गया आज के सत्र में 3.5% से ज्यादा। मैनकाइंड में भी आज खरीदारी होती हुई नजर आई 4%। नाइका भी स्टॉक्स में शामिल, ब्रोकरेजेस बुलिश, तो वहां भी 4% के करीब स्टॉक उछलता हुआ नजर आया। डेंट कहां पड़ा? आज थोड़ा मेटल स्पेस दिक्कत में था। टाटा स्टील दिखेगा आपको, हिंडाल्को दिखेगा 2.5% टाटा स्टील टूट गया, हिंडाल्को 1.5% टूट गया। वेदांता ने भी लीड किया है उसको, उस पर भी बात करेंगे आगे शो में। HCL टेक और टेक महिंद्रा IT स्पेस से आपको 2 काउंटर्स दिखेंगे जहां पर दिक्कत थी। अगेन मेटल स्पेस देखिए, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता 3.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे। फिनिक्स मिल्स Q1 अपडेट अच्छे नहीं थे, ब्रोकरेज का भी डाउनग्रेड तो 3.5% ही लुढ़ का। यूनियन बैंक Q1 अपडेट काफी खराब, तो यहाँ पे डेंट पड़ता हुआ नजर आया 3.5% से ज्यादा। तो फिलहाल ये स्थिति स्टॉक्स की। अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझाती हूँ। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, चंदन तापड़िया, कविता जैन, अमित सेठ और विकास सालुंखे जी से। 2:15 पर EMS शेयरों में तेजी क्यों है बताएंगे आपको उपासना भट्ट। 2:20 पर इतने बताएंगे आपको वेदांता में गिरावट आखिर क्यों हुआ, और फिर 2:25 पर जून SIP के आंकड़े लेकर आएंगे तिनमुता। 2:30 बजे BSE 150 साल होने के खास मौके पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और MD देवीना मेहरा जी। 2:45 पर TCS और टाटा लेक्सी के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे आशीष वर्मा। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे MK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह जी। 3:05 पर तिनमुता से लेंगे दिल्ली रूम चेक। 3:10 पर लेंगे अनुसर से कल के लिए स्ट्रैटेजी, और 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। पैनल तैयार है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, क्या ट्रेड ली इस समय आपने? गुड आफ्टरनून टू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन। यहाँ पर तेजी है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है, हायर बॉटम बनाया, उसके बाद भी एक ब्रेकआउट मिला है। आई थिंक 614 पर आप ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए 610 का, 4 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 620 के नजर आते हैं, और एक बार 600 भी चला गया तो एक फ्रेश अप मूव मिलेगा ऑन हाई टाइम फ्रेम पे। तो यस, कंटेनर कॉर्पोरेशन। कंटेनर कॉर्प 614 पे आपकी बाय कॉल। मानस आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। लगातार पिछले करीब 20 सेशन ले लें तो 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। आज इंट्राडे चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं।
तो इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 764 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने हैं और 810 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 780 का 780 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 30-31 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 24 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 50 रुपए के टारगेट सेट करना है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट डे हाई पर 5.5% की तेजी के साथ गेनर्स में शामिल। यहाँ पर खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आती हुई। अमित जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा मॉर्निंग का टॉप कॉल था HDFC AMC। मैं उसी के साथ जाना चाहूंगा बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा है। स्टॉक में कंटिन्यूसली हायर हाई हाई लूज बने और रिसेंट जो पुल बैक 10 और 20 डेमा पे आया वहीं से स्टॉक एक अपथ्रस्ट जनरेट कर रहा है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखते हुए इससे को एक कंटिन्यूएशन रखना है। स्टॉप लॉस अब हमारा रहेगा 5100 का और टारगेट्स रहेंगे 5250 एंड 5300 के। ओके, चलिए अब कविता जी के पास चला जाए। कविता जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी। सो अभी वीरेन जी डिस्कस किए थे, मेरा ट्रेड वही है, अंबर एंटरप्राइजेस। बहुत अच्छे मूव पिछले 7-8 दिनों से बन रहे हैं और मुझे लगता है एज अ मोमेंटम ये फर्दर कैरी हो सकता है। ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम फ्लैग का ब्रेकआउट है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 7700 7750 इन इंट्राडे। ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 7580 का। अभी भी 50 रुपए का मूव और आया इस स्टॉक में। अंबर में बात करते करते अगर आप देखें तो बीते 15 मिनट में 7659 पैकेट ट्रेड करता हुआ। विकास, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मेरा बाइंग रहेगा PNB हाउसिंग फाइनेंस में, जिसमें 1100 का एक इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट इंट्राडे में देखने मिल रहा है और अभी फिलहाल तो उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। ऊपर में जो रेंज निकल के आ रही है वो 1140 के आसपास की टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। नीचे में 1086 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे इंट्राडे में आइडेंटिफाई हो चुका है। तो मुझे लगता है ये यहाँ से एक अच्छा अप्रोच लेगा। ओवरऑल डेली चार्ट भी यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है और इंट्राडे में 1100 का एक इम्पोर्टेंट हर्डल था, वो अभी जस्ट लास्ट 15 मिनट्स पहले ही ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लगता है एक अच्छा आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 1140 के टारगेट के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पे बाय करें। PNB हाउसिंग फाइनेंस खरीदारी की राय विकास जी की तरफ से आती हुई। डे हाई पर कर रहा है कारोबार, निचले स्रोत से बढ़कर 1.5% की तेजी। टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। गाबस ने सुझाया कौन यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। स्टॉप लॉस और टारगेट आप नोट करते ही जाइएगा। मानस जी को पसंद है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, यहाँ पर वो बेट लगाने की सलाह दे रहे हैं। अमित जी ने HDFC AMC पर दाव लगा दिया है। कविता जी को अंबर एंटरप्राइजेस पसंद आ रहा है और इस पर्टिकुलर काउंटर में पिछले कुछ सत्रों से अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। विकास जी ने अभी PNB हाउसिंग फाइनेंस बताया, तो यहाँ पर बेट लग सकती है। गौरांग जी हमारे साथ मौजूद है। गौरांग जी, प्रणाम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका फंडामेंटल आइडिया क्या होगा? धन्यवाद श्रेया जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जो भी राय आपके समक्ष रखेंगे ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है, लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। इसमें हमारी कंपनी जियोजित या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो जिस क्षेत्र का हमने चयन किया है श्रेया जी, वो है ऊर्जा वितरीकरण का, जहां पर सरकारी कंपनी पावर ग्रिड करीबन 300 के आसपास का मौजूदा स्तर है। बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। जिस प्रकार से आने वाले समय में भविष्य में नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जुड़ेगी और नई ऊर्जा पैदावार होगी, वितरीकरण करना अनिवार्य होगा, जहां पर पावर ग्रिड जैसी कंपनियों की जो सेवाएं हैं वो अनिवार्य होगा। तो लंबी अवधि के लिए पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय है। ओके, एक स्टॉक जिसमें आज बहुत नेगेटिव मूव आ रहा है वो है गेल। एक बार गेल लेकर आइए जरा स्टॉक, और काफ़ी समय से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो गेल के टैरिफ का न्यूज़ आए। अब कुछ सोर्स बेस्ड न्यूज़ ज़रूर आ रही है लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ अब तक आई नहीं यहाँ पर, और अब 3.5% नीचे ये स्टॉक 185.52 पर। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, गेल पर क्या भी होगा? तो देखिए, उम्मीदें तो काफ़ी है। गैस उत्पादन या गैस वितरीकरण जो कर रही है कंपनी, उनको किसी प्रकार की राहत मिले सरकार के तरफ से, जो नीतियां है उसमें बदलाव हो। लेकिन समय लग रहा है सरकार के तरफ से घोषणा आने के लिए। अगर आप लंबी अवधि की बात कर रहे हैं तो हमारी टीम के तरफ से गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर खरीदारी की राय है। एक दूसरी भी बात है अनुज भाई, जो ढांचा है वितरीकरण का, डिस्ट्रीब्यूशन का, गैस डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको भी दुरुस्त करने की बात सरकार कर रही है और काफी सारा काम उस पर हो रहा है। तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है गेल पर।
ओके, गेल फिलहाल डीलों के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं गौरांग जी की तरफ से आती हुई। अब आगे बढ़ते हैं शो में, और जो स्पेस में अच्छी खरीदारी आज के सेशन में हमें देखने को मिल रही है ईएमएस कंपनियों में। हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं उस पर। दरअसल हुआ क्या है, तो इस सेक्टर की कंपनियों पर जेपी मॉर्गन का नजरिया काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। आप देखें एसजीएस, डिक्सन टेक और कीन्स जैसे शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी है, और जेपी मॉर्गन इस पे ओवरवेट है। पूरी रिपोर्ट लेकर मेरी सहयोगी उपासना मौजूद है। बताइए उपासना, क्या है खबर ईएमएस शेयरों में आज अच्छी खरीदारी? ईएमएस स्टॉक्स आज फोकस में है क्योंकि जेपी मॉर्गन ने इनिशिएटिंग कवरेज दिया है ये स्पेस में, उनको सनराइज सेक्टर बताते हुए, क्योंकि ये प्रेडिक्ट कर रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आगे 5 इयर्स को आगे जाते हुए। अगर सिरमा, डिक्सन टेक और केन्स टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ये तीनों कंपनीज पे जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस सिरमा का 800 पर शेयर, डिक्सन का 17,700 पर शेयर और केन्स टेक्नोलॉजी का 7,150 पर शेयर। एम्बर और साइड डीएलएम पे ब्रोकरेज ने न्यूट्रल रेटिंग दी है और अंडरवेट रेटिंग एवलॉन टेक पे। टारगेट प्राइस एम्बर का 7,350 पर शेयर, साइंट 450 और एवलॉन टेक 650 पर शेयर। अगर की ग्रोथ ड्राइवर्स बात करें कि मेन कंपनीज जो कि सिरमा, डिक्सन टेक और केन्स टेक्नोलॉजी जिस पे ब्रोकरेज ने ओवरवेट रेटिंग दी है। फर्स्टली सिरमा की बात करें तो ये एक्सपेक्ट करें कि कंपनी के जो एक्सपोर्ट्स है वो FY27 से पिकअप करेंगे, जिसके जाते हुए कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन एक्सपांशन एक्सेलरेट होगा आगे जाते हुए। डिक्सन की बात करें तो ये ब्रोकरेज एक्सपेक्ट करे कि कंपनी का जो की मोबाइल सेगमेंट है यहाँ से ग्रोथ आएगी FY27 तक, और FY27 के बाद कंपनी का जो नॉन मोबाइल सेगमेंट है वो पिकअप करेगा। केन्स की बात करें तो इसमें ब्रोकरेज ने हाईएस्ट रेवेन्यू CAGR प्रेडिक्ट किया है 46% का FY25 टू FY28 तक, और ये टारगेट कर रहे हैं $1 बिलियन रेवेन्यू FY28 तक। अगर सिरमा, साइन डीएलएम और एवलॉन टेक की बात करें तो ये तीनों कंपनीज ब्रोकरेज के हिसाब से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और ये एक्सपोर्ट्स जो है ये तीनों कंपनीज का नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ बन सकता है आगे जाते हुए। अभी 3 times 3 ईयर रैली और डिमांडिंग वैल्यूएशन, ये 2 फैक्टर्स की वजह से ब्रोकरेज अर्निंग अपसाइड प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये सारे ईएमएस कंपनीज पे, जिसके जाते हुए कंपनी ने ब्रोकरेज ने बताया है कि ये सारे ईएमएस कंपनीज सनराइज सेक्टर में बाइफिकेट किए हैं। सो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि ईएमएस सेक्टर आज फोकस में है। ओके यार, शुक्रिया उपासना जानकारी के लिए। गौरांग जी, ईएमएस स्पेस आज नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों में भी फोकस में रहा है। हमने देखा कि वहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई, लेकिन पिछले कुछ दिनों एक और रिपोर्ट आई थी जो कह रही थी कि ईएमएस स्पेस को लेकर प्रतिस्पर्धा भी बहुत बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे स्थिति थोड़ी डामाडोल हो सकती है। अब ये रिपोर्ट आई जेपी मॉर्गन की, कह रहे हैं कि नहीं, स्थिति अच्छी है, यहाँ से और तेज़ी की उम्मीद जताई जा रहे हैं। आप कहाँ स्टैंड करते हैं ऐसे मूड माहौल में, और इस स्पेस से कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको पसंद हो? श्रेया जी, देखिए, बहुत अनिवार्य कदम सरकार ने उठाया था जब चाइना और की तरफ से जो चिप, सेमीकंडक्टर, पीसीबीज की जो जरूरत थी ईएमएस क्षेत्र में, उस पर पाबंदी लगाई थी, या सप्लाई साइड बहुत बड़ी दिक्कतें आ गई थी और ऑटो क्षेत्र को उसका भार झेलना पड़ा था। मेरे ख्याल से अनुमान ये था कि इस पिछले साल के अंत में या इस साल की शुरुआत में भारत में बड़ी एक चिप या फिर सेमीकंडक्टर या पीसीबीज कंट्रोल बोर्ड्स आ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर हुई है। अब अनुमान है कि इस साल के अंत तक शायद मेड इन इंडिया चिप आपको सेमीकंडक्टर या पीसीबी बोर्ड्स आने वाले। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि प्रतिस्पर्धियों की संख्या बढ़ने से ज्यादा भीड़ हो जाएगी या फिर फायदा नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से घरेलू परिस्थिति में अगर आप देखें तो मांग बहुत बड़ी है, और उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट को लेकर के भी है। जब कभी भी वो अपॉर्चुनिटी आएगी, क्षेत्र पसंद आता है। हमारी टीम के तरफ से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इस कंपनी पर लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय। ओके, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आपका इस सेगमेंट में सबसे प्रेफर्ड स्टॉक है, करीब 5.25% ऊपर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में अभी भी ट्रेड कर रहा है। इशू और सब्जेक्ट और सेक्टर को थोड़ा चेंज करते हैं, कुछ और सेक्टर्स पे आते हैं जहाँ पे मूव अच्छे आ रहे हैं। आज सुबह मेरे ख्याल से, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इंडिगो किसी, या तो अमित जी की कॉल थी या चंदन जी की किसी की कॉल थी, इंटरग्लो एविएशन इस वक्त 5858 पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, 5850 पे इनफैक्ट। दरअसल जब ये चलना शुरू हुआ था 23 जून को तो काफ़ी ओवर हीटेड था,
ओवरबॉट था, कूलिंग ऑफ हुई मेरे ख्याल से 3 जुलाई को, 4 उसके बाद 7, 8 को, 9 को फ्लैट रहा और आज 10 डेमा पे रेस्ट लेकर फिर निकल गया। हालांकि क्रूड आज हमारे हक में नहीं था, बट स्टिल बहुत अच्छी बाइंग है। हक में नहीं था तो शायद मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रेच भी नहीं हुआ था। आपकी राय इस पर? विकास 5850 क्या एक और अगले जिग-जैग स्विंग के लिए तैयार हो रहा है क्या इंटरग्लोवेशन? जी हाँ, जिस हिसाब से हमने देखा है कि लास्ट 3 दिन में थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हुआ था। कल हालांकि इसमें जाते जाते थोड़ा सा अपमूव यहाँ पे देखने मिला था, 5790 के ऊपर ये जाके बंद हुआ था, तो वहां से एक अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है, जो इसको 5970 और 6000 के आसपास की जो रेंज है वहां तक इसको पुश कर सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे सेटअप मुझे लगता है पॉजिटिव है। 6000 की टारगेट यहाँ पे इंटैक्ट रख सकते हैं। नीचे में अभी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो देखने मिलेगा वो 5790 का है, तो उस 5790 के स्टॉप लॉस से इसमें पोजीशन अभी भी बना के रख सकते हैं। 6000 के आसपास का एक आप मुझे लगता है 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में देखने मिल सकता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेदांता के शेयर में आज काफ़ी उठा पटक है, ज़्यादा तो पटक ही है, वो उठा तो कम ही है, लेकिन क्यों है ये आखिरकार इस तरह की गिरावट? यतन से जानते हैं। यतन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, अदानी ग्रुप में हमने देखा था हिंडनबर्ग के एलिगेशंस से, और अब वेदांता ग्रुप की बात करें तो यहाँ भी वाइसरॉय रिसर्च जो कि एक विसल ब्लोअर और एक शॉर्ट सेलर है, इन्होंने वेदांता पीएलसी जो कि वेदांता लिमिटेड यहाँ लिस्टेड एंटिटी है उसकी पेरेंट है, और वेदांता के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए हैं। इनको लगता है कि वेदांता पीएलसी एक होल्डिंग कंपनी है और कहीं ना कहीं कर्ज में डूबी हुई है, एक डेट ट्रैप में फंसी हुई है, जिसके कारण कंपनी अपने लोन सर्विस नहीं कर पाएगी आगे जाके, और कहीं ना कहीं इनका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी लीगल तरीके से नहीं बना हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें पारदर्शिता के हिसाब से नहीं कंपनी कर रही है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो इन्होंने 87 पेजर रिपोर्ट बनाया है जहां वो एलिगेशंस लगाते हैं कि वेदांता पीएलसी काफ़ी सारे केपेक्स के खर्चे लगा के पैसे अपने अंदर साइफन करती है। वेदांता लिमिटेड जो कि लिस्टेड एंटिटी है, इनके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को नुकसान हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वेदांता पीएलसी इस कंपनी से एक्सट्रैक्ट करती है। तो बहुत सारे एलिगेशंस हैं। हालांकि वेदांता ग्रुप ने इसके ऊपर अपनी सफाई दी है। उनको लगता है कि रिपोर्ट पूरी तरीके से बेबुनियाद है, ग्रोथ पे फोकस है, और जो टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट है वो काफ़ी गलत टाइम पे हुई है, क्योंकि जो डीमर्जर प्रोसेस है और जो एजीएम होने वाली उसके पहले जो है इस तरीके की धांधली की गई है। तो वेदांता की तरफ से सफाई, और सफाई के बाद स्टॉक में थोड़ी बहुत रिकवरी, लेकिन हाँ अभी भी स्टॉक में लगभग 4-4.5% की आप गिरावट देख रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन। गौरांग जी, क्या व्यू रहेगा वेदांता पर? अब इस फर्म पर कितना भरोसा करें जो रिपोर्ट्स आ रही है, और वेदांता रिसोर्सेज को लेकर के तो ज्यादा हमारे पास इतना ज्ञान भी नहीं है कि हम ज्ञान वर्धित कर सके, लेकिन बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। हाइडेनबर्ग का किस्सा भी हमारे सबके सामने और दिमाग में अभी भी ताजा है, अडानी समूह की कंपनियों को लेकर के, और फिर हाइडेनबर्ग की क्या परिस्थिति हुई, अपने शटर्स इनको डाउन करने पड़े, और पता नहीं अब क्या परिस्थिति है। टीम के तरफ से वेदांता के ऊपर खरीदारी की राह है। विभाजन को लेकर के काफी उत्साह है लोगों में। जैसे जैसे स्पष्टीकरण आएगा मेरे ख्याल से उत्साह उतना ही बढ़ेगा, लेकिन इस फर्म की क्रेडिबिलिटी और ये जहर घोलने का प्रयास मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, अनुज भाई। ओके, बिल्कुल। वाइस रॉय रिसर्च फर्म, यूएस बेस्ड रिसर्च फर्म, क्रेडिबिलिटी पे अभी भी क्वेश्चन मार्क। तो फिलहाल हालांकि वेदांता की तरफ से तो इस बात का खंडन कर दिया गया है। देखते हैं कि अब आगे कैसे रिएक्ट करता है स्टॉक। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए गेल की हम चर्चा भी कर रहे थे। स्टॉक गेल आज देखिए आप डीलों के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। काफ़ी पेन है इस पर्टिकुलर काउंटर में। खबर क्या है तो देखिए गेल के पाइपलाइन टैरिफ में करीब आप 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुदर्शन मौजूद हैं। सवाल ये सुदर्शन की क्या खास डिटेल्स है आपके पास? देखिए स्टॉक अंडर प्रेशर है, अभी भी ऑलमोस्ट 4% डाउन ट्रेड कर रही है, लेकिन जो खबर मैं बताऊंगा वो एग्जैक्टली गेल के लिए पॉजिटिव है, और गेल के पास जो 10 पाइपलाइंस हैं उसके टैरिफ के बारे में। तो सोर्सेज से पता ये चल रहा है कि जो PNGRB ऑयल एंड गैस रेगुलेटर है वो बहुत जल्द ही
टैरिफ इंक्रीज कर सकती है, बेसिकली अप्रूवल दे सकती है, और वो इंक्रीज जो होगा वो 20% होगा। तो अभी जो गेल पाइपलाइन का टैरिफ है वो है ₹58.59 पर MMBTU, और वो अगर जो 20% बढ़ेगा तो वो बढ़कर हो जाएगा ₹70 पर MMBTU। आपको याद हो गेल ने जब अपना सबमिशन किया था टैरिफ तो उन्होंने मांगा था अराउंड ₹78। तो आप बोलो कि फिर अगर जो 70 और 71 अप्रूव करती है PNGRB तो पॉजिटिव कैसे रहेगा। तो यहाँ पे ये कि जितने भी ब्रोकरेजेस फर्म है मोस्ट ऑफ देम, तो वो अपने एस्टिमेट्स में जो फैक्टर इन किए हैं उसका रेंज है 10 to 15%। आपको एग्जांपल देता हूँ, इन्वेस्टेक क्या बोल रही है कि वो होप कर रहे हैं कि 20% इंक्रीज होगा, बट उनके एस्टिमेट्स में उन्होंने जो फैक्टर इन किया है वो किया है 10%। जेफरीज भी यही बोल रही है कि अगर जो 10% इंक्रीज होता है तो जेफरीज के अनुसार फेयर वैल्यू जो होगा गेल का वो होगा ₹235, और अगर जो 20% इंक्रीज होगा तो फेयर वैल्यू होगा गेल का वो है ₹250। तो कल CNBC से बात भी, PNGRB के एक मेंबर जो AK तिवारी उन्होंने बात किया था, उन्होंने हिंट भी किया था कि या तो 70 या उसके नॉर्थ में बेसिकली उससे ज़्यादा का अप्रूवल आ सकता है। अब स्टॉक अंडर प्रेशर होने का एक कारण ये हो सकता है क्योंकि उस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने ये बोला कि ये जो अप्रूवल है उसका टाइमलाइन बेसिकली 1 से 2 महीना लग सकता है। तो वो मेन कारण हो सकता है आज स्टॉक का अंडर प्रेशर होने का। ओके, बिल्कुल आज थोड़ा सा स्टॉक प्रेशर में, हालांकि न्यूज़ काफ़ी बड़ी पॉजिटिव है। ध्यान रखिए अगर ये ऑफिशियल आ गई तो शायद री-रेटिंग ट्रिगर भी हो, लेकिन गुरांग जी इस गिरावट में बाइंग करेंगे या अवॉइड करेंगे? देखिए, लंबी अवधि के लिए अगर आपको खरीदारी करनी है गेल में, तो हम बिल्कुल ये राय देंगे, और मेरे ख्याल से ऐसा ही मौका होता है अनुज भाई कि आपको अच्छे मूल्यांकन में लंबी अवधि के लिए सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश करना मिलता है। और एक बात है अनुज भाई, मैं मिनिस्टर साहब की टिप्पणियां सुन रहा था। हमारे देश में जो कुदरती भंडार है उसकी खोज और एक्सप्लोरेशन जो है वो तीव्र गति से अब आगे बढ़ेगी, और काफी हद तक हमारी जो निर्भरता है आयात को लेकर के, इंपोर्ट्स को लेकर के, कच्चे तेल और नेचुरल गैस के ऊपर, वो आने वाले भविष्य में कम होने की संभावना है, जिससे गेल और गेल जैसी कंपनियों को शायद बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। ओके, चलिए बिल्कुल गेल के लिए एक पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। टॉप कैश कॉल्स का समय आ गया, एक बार स्ट्रिंग प्ले करिए। हाँ, अमित जी, कविता जी और विकास जी, टॉप कैश कॉल्स के लिए कविता जी आपसे शुरुआत करेंगे। या सो अनुज जी, लिटिल पोजिशनल सेटअप देख रहे हैं। नीवा बूपा पर एक बहुत अच्छे पेनिंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, यही एक गैप एरिया भी है जो फिल होते हुए दिखना चाहिए। एज ऑफ नाउ काउंटर 88 के लेवल पर है। अगर लिटिल पोजिशनल आप माइंडसेट रखते हैं आप अराउंड 2 or 3 days, सो 94-95 के प्राइस टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 86 का। ओके, नीवा बूपा 88.54 पे डिहाइपेटेड कर रहा है अभी भी, याद रखिएगा। स्टॉप लॉसेस टारगेट्स आपके स्क्रीन पे कुछ देर में आ भी जाएंगे लिखित रूप पे। और चलते हैं अब अमित जी के पास। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, मैं इंजीनियर्स इंडिया के साथ जाऊंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इंजीनियर्स इंडिया ने एक अच्छा खासा लंबा बेस बनाया था, एक ब्रेकआउट दिया और वापस पुल बैक देके अपना स्विंग ब्रेकआउट ब्रेक कर रहा है। लगभग 247 का प्राइस है, 240 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 262 रुपीज। 262 का टारगेट और 240 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इंजीनियर्स इंडिया में। ये टॉप कैश कॉल अमित जी की तरफ से आते हुई। विकास जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं टॉप कैश कॉल के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखो ओवरऑल मुझे लगता है कि SW सोलार जो है यहाँ पे मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देखने मिलेगा। 326 का रिसेंटली जो हाई था 3-4 दिन का, ये अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है और मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। 352 के टारगेट मुझे लगता है ऊपर में आते हुए वापस देखने मिल सकते हैं। 318 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी इंट्राडे में बन चुका है, तो 318 के स्टॉप लॉस से SW सोलार को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 352 के टारगेट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। BSE आज अपने 150 साल पूरे कर रहा है। 1875 में एक बरगद के पेड़ के नीचे इसका सफ़र शुरू हुआ और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एक बार एक छोटा सा मोन्टाज प्ले करते हैं।
एक छोटी सी पहल इतनी बड़ी हो जाएगी इस बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। आज बीएससी में 4,500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। इसका मार्केट कैप भी जिनका पूरा लिस्टेड मार्केट कैप कंपनियों का 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है। बीएससी के गौरवशाली 150 साल के सफ़र को बताने के लिए हमारे साथ यतिन जुड़े हैं। यतिन, बताइए क्या रही ये जर्नी? मैसिव जर्नी है और 150 साल बीएससी को अब पूरे होने वाले हैं। 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी बरगद के पेड़ के नीचे। हरनिमन सर्कल करके एक इलाका है चर्च गेट और सीएसटी के बीच में, पुराना वीटी स्टेशन उसको कहते हैं। उसके पास ये ब्रोकर्स कॉटन ट्रेड करते थे और धीरे धीरे ब्रोकर्स ने 1 रुपये की एंट्री फी के साथ यहाँ ट्रांजैक्शन करना शुरू किया और अब ये जो एशिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस माने जाते हैं। अगर हम बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो ज़मीन थी जहां रोटुंडा बिल्डिंग है, उसके बाद जो पीछे जे टावर्स बने हुए हैं, वो 1928 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। 2 साल लगे इसको पूरा होने में। और एक फेमस दलाल स्ट्रीट और जो रिंग थी जहां ओपन आउटक्राई सिस्टम से हाथ के इशारों से ट्रेड होते थे और फिजिकल शेयरों की तभी चीज़ें होती थी, और वहाँ से आज हमने ट्रांसफॉर्म किया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में। कुछ ही सेकेंड्स में लाखों करोड़ों सौदे एग्जीक्यूट होते हैं आज बीएससी पे। अगर हम बात करें 150 साल में बीएससी ने क्या किया, तो 1986 में लगभग 35-37 साल पहले इन्होंने सेंसेक्स लॉन्च किया। बेस पॉइंट 100 थे और 1978-79 बेस ईयर गिना जाता था और आज 80-85,000 के पार है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पिछले 40 सालों में एक वर्टिकल अपसाइड जर्नी बीएससी और सेंसेक्स की होती हुई नज़र पड़ रही है। और अगर हम बात करें तो स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन 1875 में बनने के बाद अगर हम बात करें 1921 में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शुरू हुआ जो ट्रेड्स क्लियर करते थे। पहले फिजिकल सेटलमेंट था, काफ़ी कम्बरसम था, तो उसको निपटाने के लिए जो है क्लियरिंग हाउस बैंक ऑफ इंडिया ने खोला। आज भी वो बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच आपको बेसमेंट फ्लोर पे मिलती हुई नज़र पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1957 में सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट के तहत ट्रेड्स होने लगे और 9 जुलाई 2001 में ऑप्शंस और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग जो है वो बीएससी में शुरू हुई। और अगर हम बात करें मार्च 2012 में एसएमई एक्सचेंज लॉन्च किया ये लोगों ने, भारत का सबसे पहला। और आप देख रहे हैं किस तरीके से सक्सेसफुली एसएमई एक्सचेंज लॉन्च हुआ। उसके बाद काफ़ी सारी एसएमईज लिस्ट हुई, कैपिटल फॉर्मेशन और एसएमईज को कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया। और आज की अगर हम बात करें तो पिछले 150 साल में बहुत सारी कंपनियां आई गई, लेकिन आज भी लगभग 4,400 से ज़्यादा कंपनियां बीएससी पे लिस्टेड है जिनका क्यूमुलेटिव मार्केट कैप लगभग 4 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये 150 साल बीएससी के गुजरते हुए आपको नज़र पड़ रहा है। ओके, चलिए ये एक शुक्रिया यतिन। और 45 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। ये 4.5 लाख करोड़ का नंबर मैंने बोला, ये गलत बोला मैंने, क्योंकि बीएससी का हाँ बीएससी का मार्केट कैप खुद का 1 लाख करोड़ है और 4.5 लाख करोड़ तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारी थोड़ी सी डेस्क से गलती हुई है, इसको हम सुधारेंगे अगली बार के लिए। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और इस शानदार सफ़र पर बात करने के लिए हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ी हैं और उनसे बात करते हैं। और देवीना जी ने एक ब्लॉग भी लिखा है आज एक न्यूज़पेपर में, जिसको पढ़ने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए बात करिए, क्योंकि हम सिर्फ बीएससी की बात नहीं करेंगे। आजकल जो एक्सचेंजेस में इतनी ज़्यादा एक फ्लरी चल रही है और एक क्रेज़ चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। देवीना जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, जो मुंबई से अवगत हैं वो जानते हैं कि बीएससी की शुरुआत एक्चुअली हुई थी वो हॉर्निमान सर्कल पर और उसके बाद वो ट्रांजिशन हुआ था। आप कितने करीब से जुड़ी रही बीएससी की इस जर्नी के साथ? गुड आफ्टरनून अनुज, आपने बोला और चूंकि ये एक तरह से मेरे कर्म भूमि से रिलेटेड चीज थी, जहां से मेरा सफर एज अ बिजनेस पर्सन शुरू हुआ था, मैं इसलिए ना नहीं बोल पाई। तो अब मेरा भी जो एसोसिएशन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, अब तो 30 साल से अधिक हो गए हैं। फाइनली मुझे मेंबरशिप मिलते मिलते मेरे ख्याल 1994 का शुरू था। और उस समय कितनी चीजें अलग थी, मैं उससे यही बताऊं कि उस समय हम ये भी नहीं कर सकते थे कि कॉर्पोरेट मेंबरशिप रखें, वो अलाउड नहीं था। सो आपको
खाली प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अलाउड थे एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स, और उसके पीछे सोच ये थी कि कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है और ब्रोकर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए। तो इस कारण तो कितना कुछ बदला है जब से मैं भी जुड़ी हूँ इसके साथ। और जो आप बोल रहे हैं बरगद के पेड़ के नीचे शुरुआत थी, वो 1875 से भी पहले की थी। वो उससे भी मेरे ख्याल लगभग 10 साल पहले शुरू हुई थी। तो 1875 में तो वो फॉर्मल एसोसिएशन बना था, और जहाँ से आप एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है, पूरे विश्व में भी 10 सबसे पुरानी एक्सचेंजेस में है बीएसई। सो बहुत लंबा इतिहास है। और जिस बारे में मैंने ऑफ कोर्स लिखा है आज, वो है कि बहुत कुछ बदला है फ्रॉम वो फिजिकल ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग रिंग और सिग्नेचर नहीं मैच करते शेयर सर्टिफिकेट में, वहां से अब तक। लेकिन बहुत कुछ नहीं भी बदला है। ये 150 सालों में क्या, जब से स्टॉक एक्सचेंज की विश्व में ही मॉडर्न युग में शुरुआत हुई है, जो 17वीं शताब्दी में, तब से लेकर भी अब बहुत कुछ नहीं भी बदला है। तो ये सबसे मजेदार बात तो ये है। बिल्कुल। जो एक चीज़ नहीं बदली हो तो खैर वो बीएससी की बिल्डिंग। बाय द वे एक बार जरा मैं सिर्फ एक डिटूर ले रहा हूँ, एक बार सिर्फ मार्केट देख लेते हैं। देवेंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास वापस। एक बार निफ्टी का इंटरडे लेकर आइए और एक बार रिलायंस का इंटरडे लेकर आइए। मैं बताता हूँ क्या हुआ है यहाँ पर। निफ्टी डे लो पर आया और उसका कारण बना रिलायंस। रिलायंस में एकदम से कोलैप्स आया। रॉयटर्स पर एक खबर आई कि जियो का आईपीओ इस साल नहीं आएगा और उस वजह से ये स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आई, जिसकी वजह से मार्केट में आप ये मूव देख रहे हैं। देवेंद्र जी 2 सवाल पूछना चाहूँगा। पहले तो वो बीएससी का कार्ड है क्या आपके पास अभी भी, और दूसरा आपने रिंग में ट्रेडिंग की थी क्या? बीएसई का कार्ड तो अब, हाँ, अब बाद में वो कॉर्पोरेट कार्ड बन गया, तो अब वो फर्स्ट ग्लोबल के नाम से है। जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं उसमें आप नीचे देखें तो मेंबर मेसर देवीना मेहरा है, जैसे वो फेमस एचडीएफसी बैंक की रिपोर्ट है 1996 की, उसमें नीचे देवीना मेहरा ही है। उसके बाद वो कॉर्पोरेट मेंबरशिप बन गई, तो मेंबरशिप तो है ही अभी तक। और रिंग में गए जरूर थे, लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग तो मैंने नहीं की। वैसे भी मैंने बोला 1994 में ये मुझे मेंबरशिप मिली। 95 तक कंप्यूटराइज हो गया था, जो शुरुआती बोल्ट सिस्टम कहलाता था वो शुरू हो गया था। तो पर गए तो थे कई बार रिंग में। और एक जो जिसको उस बारे में नहीं मालूम है, तो लगता था कि क्या एकदम क्योटिक जगह है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसी में बाय सेल ट्रांजैक्शन सब होते थे और रिकॉर्ड होते थे। ये जरूर होता था कि अगर आप स्वयं मेंबर हैं, तो आप जो वो ब्लॉक कहलाता था, जो नोटबुक लेके जाते थे, उसका रंग लाल होता था। और अगर आपके एम्प्लॉय के सब ब्रोकर जा रहे हैं, तो उनके ब्लॉक का कलर ब्लू होता था। तो इसलिए पता लगता था कि कौन खुद मेंबर है और कौन किसी और मतलब मेंबर का एम्प्लॉय या सब ब्रोकर है। तो काफी सारी मैम आपने मजेदार चीजें होती थी। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपने एक वाकई याद ताज़ा कर दी। मैं भी जब करियर की स्टार्ट की थी ब्रोकिंग हाउसेज में था, हम डिपॉजिटरी में काम करते थे उस वक्त। सिग्नेचर मैच, सिग्नेचर मिसमैच एक बहुत बड़ा अगर आप देखें शाम को सर दर्द होता था, बहुत बड़ा सर दर्द होता था, यकीन मानिए। अच्छा, 2 प्रश्न, एक प्रश्न पूछूंगा, उसके 2 भाग होंगे। आपका सबसे पसंदीदा पल या फिर अविस्मरणीय वो एक इंसिडेंट जो आपको अभी भी याद है, और दूसरा एक्सचेंजेस एज अ वेल्थ क्रिएटर, यहाँ से आगे चलते हुए कैसे देखती हैं आप? देखिए, बहुत कुछ बदला है। जैसा मैंने कहा कि शुरू में तो एक तो ये होता था कि जो ट्रेड हो रहा है वो भी फिजिकल रिंग में हो रहा है, और उसके बाद जो आपका सेटलमेंट है उसमें रात रात भर और ये तो जब ट्रेडिंग कंप्यूटराइज हो गई उसके बाद भी वो सब कुछ तो फिजिकल ही था। तो कई रात रात भर शेयर गिने जाते थे और लाल कपड़े में बांध के यहाँ से वहां ले जाए जाते थे। दूसरी बात ये रहती थी बड़ी इंटरेस्टिंग कि जिसे कहते थे वांदा पटाना, कि आपने जो जो ट्रेड रिकॉर्ड किए हैं, आपने रिकॉर्ड किए हैं और आपका जो काउंटर पार्टी है उसने रिकॉर्ड किए हैं, और उसमें कुछ ना कुछ तो कभी मिसमैच होता था। ये तो वैसे विस्मय की बात तो ये है कि मिसमैच इतने कम ट्रांजैक्शंस में होता था, क्योंकि लगता तो ऐसे था कि जैसे बहुत ज्यादा मिसमैच होना चाहिए जिस तरह से ट्रेडिंग होती थी। तो एक आपके एम्प्लॉय को खास चीज जो मालूम होनी चाहिए थी, वो जो उस समय जितने भी 500 या 600 ब्रोकर थे, उनके ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं। क्योंकि किसी को वहां जाके फिजिकली आपका बांधा आया है
किसी और ब्रोकर से, तो उसको वहां जाके फिजिकली उससे नेगोशिएट करना पड़ेगा कि अब हम लोग क्या रिपोर्ट करें फाइनली एक्सचेंज को। तो ये एक की स्किल थी कि आपको और मतलब स्किल कहें या नॉलेज कहें कि कहाँ कहाँ पर किस किस ब्रोकर का ऑफिस है। और एक्सचेंजेस का ये तो आप थ्योरी में देखें तो ये रोल रहता ही है कि वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए और कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए कैपिटल रेजिंग मैकेनिज्म है, वही स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है और शुरू से वो रहा है। लेकिन शुरू से ये भी रहा है कि बहुत सारे लोग स्टॉक एक्सचेंज में पैसा कमाते हैं तो खोते भी हैं। कुछ आप कह सकते हैं लक के कारण, कुछ या किसी कोई बेवकूफ बनने को रेडी रहता है, कोई बेवकूफी के काम करता है। तो ये सब चीजें भी आप 17वीं शताब्दी से जब से स्टॉक एक्सचेंजेस शुरू हुई वहीं से ये सब भी बिल्कुल। चालू हो गया। जी मैम। देवीना मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। मैं अभी एक्सपीरियंस सुन रही थी आपका वीरेंद्र जी का, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सुनकर। सवाल बर्निंग टॉपिक पर है, हालांकि हम एक्सचेंज डिस्कस कर रहे हैं अभी। मुद्दा जेन स्ट्रीट का जिस तरीके से आया वो, और फिर बीएससी टूटा, उसके बाद एक बड़ा तबका है जो मान के चल रहा है कि कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा। इस सब को आप कैसे देख रही हैं? क्या लग रहा है आपको अभी भी एज अ वेल्थ क्रिएटर हम एक्सचेंजेस पर बेट लगाएं? देखिए, एक चीज ये है कि एक्सचेंज खाली एक ट्रांजैक्शन की जगह नहीं है, वो एक तरह से फर्स्ट लेवल रेगुलेटर भी होता है। तो जब हम एक्सचेंजेस को लिस्ट करते हैं और उन पर वो सामान्य सामान्य कॉर्पोरेट की तरह ये प्रेशर है कि प्रॉफिट बढ़ता जाए, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों रोल में। एज अ लिस्टेड कंपनी और अबाउट टू बी लिस्टेड कंपनी, आप चाहेंगे ट्रांजैक्शन बढ़ते जाए बिकॉज उससे फीस मिलती है। और जो जेन स्ट्रीट जैसी चीज थी, वो एक्सचेंज के लेवल पे बहुत जल्दी नजर आना चाहिए था ये पैटर्न। पर कुछ हद तक, जैसे मैंने कहा, ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि आप उस चीज पर ब्रेक लगा के अपने वॉल्यूम्स कम करना चाहेंगे या नहीं। ये बात तो तय है कि भारत में जिस तरह की डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो रही थी, वो तो और पीक पे थी, पर कम होने के बावजूद भी हमारे आसपास भी कोई नहीं है जो कैश और डेरिवेटिव मार्केट का रेशियो है, हम लोग से आधे पर भी कोई और बाजार नहीं है। तो अभी भी एक्टिविटी कुछ आप किसी भी मापदंड से देखें तो जरूरत से ज्यादा है। लेकिन एक्सचेंज के लिए ये एक इशू हो जाता है कि आप प्रॉफिट के पीछे भागें या अपना रेगुलेशन पे ज्यादा ध्यान दें। ऑल राइट, बिल्कुल इसी बात तो बिल्कुल सही कही आपने देवीना मैम, और बिल्कुल आई थिंक डिप्लोमेटिकली आपने इस चीज़ को रखा कि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे एक्सचेंजेस को शायद कहीं ना कहीं ये दिख रहा था या नहीं दिख रहा था, उसके बाद भी चीज़ें हो रही थी या नहीं हो रही थी, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट शायद वॉल्यूम पर है, इंटर्न वैल्यूएशन पर है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने सिर्फ आपको इस स्पेशल टॉपिक पर बात करने के लिए बुलाया था, आखिर पर तो हम आपसे बात करते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बात हुई बीएससी की। गावा सर, आप गए थे क्या बीएससी की रिंग में ट्रेडिंग करने? नहीं, कभी नहीं। इनफैक्ट मैं उस समय था ही नहीं स्टॉक मार्केट में, उसके बाद आया था स्टॉक मार्केट, लेकिन कभी रिंग में कभी नहीं गया। वहां पर फिजिकल शेयर्स होते थे, वो मुझे ध्यान है, करीब 97-96 के बाद। लेकिन मैं कभी रिंग पे गया नहीं, देखा नहीं मैंने कभी। हाँ बिल्कुल, मुझे लगा इस पैनल में सिर्फ आपसे ही पूछ सकता था मैं कि आपने रिंग में ट्रेडिंग की है या नहीं की, और तो किसी से खैर पूछ नहीं सकता। लेकिन बिल्कुल, लेकिन आपको वो टाइम तो याद, उस समय आप मार्केट में थे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे मार्केट में। नहीं, मार्केट में था, ट्रेडिंग भी करता था, पैसा तो वहीं गवाया ना मैंने जब वो फिजिकल शेयर था। आज भी मेरे पास 2 थैली पड़ी है फिजिकल शेयर्स की, जिसकी वैल्यू 0 है। अभी उस दिन आपने बहुत अच्छी खबर दी कि 6 महीने का एक विंडो खुल गया। अब खोलूंगा, उस पर देखूंगा कौन से शेयर्स हैं, शायद उसका कुछ पैसा मिल जाए। हाँ, और कुछ अच्छा लगे तो एक आध गिफ्ट भी कर दीजिएगा मुझे। बिल्कुल, ऑलवेज। ठीक है ना। अब मैंने एक अच्छी खबर दी है तो थोड़ा सा मुझे भी उसका कुछ आप अगर एक गिफ्ट दे दें तो, है ना। चलिए खैर कोई नहीं। ये इस समय बीएससी बहुत शानदार जर्नी रही है ये, और ख़ासतौर से हम मुंबईकर्स के लिए तो एक प्राउड मोमेंट है, एक एशिया का ओल्डेस्ट एक्सचेंज। अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस की शुरुआत करते हैं। स्टिंग प्ले करिए। तो आज धमाकेदार ऑप्शंस के लिए कविता जी हैं, अमित जी हैं और मानस जी हैं। अमित जी, आप शुरुआत करिए। जी अनु जी, मैं इंडिगो के 5900 के कॉल ऑप्शन के साथ जाऊंगा। इंडिगो के अच्छे पॉइंट से रिवर्सल दिखा रहा है और ओवरऑल इसके ऑप्शन चार्ट्स भी काफी अच्छे हैं।
लगभग 128 का प्राइस है 5900 के कॉल ऑप्शन का। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 95 रुपीज का और टारगेट्स रहेंगे 200 रुपीज के। ओके, आपका ट्रेड हो गया यहाँ पे इंटरव्यूएशन की 69 की कॉल। कविता जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो वीरेंद्र जी, चोला इन्वेस्ट एक अच्छे मूव बनाते हुए दिख रहा है। 1560 के कॉल के साथ इसमें पोजीशनिंग की जा सकती है। 43 के लेवल के पास अभी दिख रहा है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 4850 के प्राइस टारगेट के लिए चोला इन्वेस्ट को देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 40 का। ओके, चोला इन्वेस्ट धमाकेदार ऑप्शन के लिए कविता जी की पिक। मानस जी, आपने क्या पिक किया है धमाकेदार ऑप्शन के लिए? तो देखिए श्रेया जी, नायका के 210 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 6 रुपए 25 पैसे के प्राइस चल रहे हैं। 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 10 रुपए के टारगेट सेट कर लेंगे। ओके, नायका क्या शानदार मूव रहा आज का। मेरे ख्याल से हमने आज पिछले कुछ समय जितने भी स्पॉटलाइट शेयर्स पिक किए हैं उसमें शायद ये अब तक रीसेंट मेमोरी में सबसे शानदार रहा। और जैसा मैं कह रहा था, फ्लैट खुला ये। जब क्या होता है ना, कई बार जैसे कल हमने कोटक की बात की या कल टाइटन की बात की, अच्छा भले लगता है कि वो स्टॉक उस हिसाब से चला, लेकिन वो गैप में सारा काम हो जाता है कई बार। इस केस में क्या हुआ, गैप नहीं हुआ और फ्लैट खुलने के बाद स्टॉक में स्क्रीन पर तेज़ी आई। जब स्क्रीन पर तेज़ी आती है ना, तो पब्लिक पार्टिसिपेट कर पाती है, एक अच्छी चीज़ है। मीनवाइल एक स्टॉक और लेकर आइए ज़रा आप, IIFL। मानस, कल भी ये शायद आपकी पिक थी। कुछ तो हो रहा है इसमें, कुछ स्ट्रीट सेंस कर रही है। IIFL की बात हो रही है अब। क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पिछले 15-20 दिन में काफी बड़ा एक्शन देखने को मिला। शायद 2-3 बार मैंने इसको रिकमेंड भी किया। कल भी रिकमेंड किया था क्योंकि कल एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था। लेकिन जिस तरह के पैटर्न वीकली चार्ट पे बन रहे हैं, उसको देख के तो लग रहा है कि ये स्टॉक बिल्कुल तैयार है 560 रुपए के लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले, करंट लेवल्स पे खरीदारी करना मुश्किल है। 4 दिन की रैली हो गई है, ध्यान रखिएगा। तो कोई करेक्शन देखने को मिले तो आप 494 के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं। 530 और 560 ये 2 टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। ओके, चलिए, ये IIFL फाइनेंस की बात हुई। अब एक काम करते हैं, आपको बताते हैं 4 का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले चलेंगे मानस जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए। उसके बाद चंदन है हमारे साथ आज FNO सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जैन जी हैं और गौरांग जी हैं मिड कैप फंडा के लिए। शुरुआत करिए मानस आप सस्ता ऑप्शन के साथ। देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। कंटेनर कॉर्पोरेशन का जो 610 का कॉल ऑप्शन 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करेंगे। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 30 रुपए के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, कॉनकॉर 613.40 पे आपका बाय कॉल है। चंदन जी के पास चलते हैं आज का FNO सुपरस्टार पिक। चंदन जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? बिल्कुल वीरू अनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जस्ट ट्रेड से पहले एक अपडेट देना चाहता हूँ। 2-3 दिन पहले एक अंबर का ट्रेड आपने पूछा था ऑप्शन, उसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है, तो वो तो काउंटर रडार पे है। बट नए ट्रेड के लिए मैं फोकस करना चाहूँगा डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। इनफैक्ट आज हमारा इनिशियल कवरेज भी आया है 480 के टारगेट के लिए, बट टेक्निकली काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है और डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से लॉन्ग एडिशंस भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छे यहाँ पे हुए हैं, तो डिलीवरी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 410 के सपोर्ट से 438 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, डिलीवरी FNO सुपरस्टार के लिए चंदन जी की पिक आती हुई। कविता जी, बताइए आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? तो श्रेया, पोजिशनल होगा और एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है आज ही के दिन। ग्लोबल हेल्थ दैट इज मेदांता पर 1280 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। आप इसमें एक पोजीशनिंग जो है वो डिक्लाइन अप टू 1250 तक कर सकते हैं। अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है 1450-1500 तक का। एक अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पर विद गुड वॉल्यूम आते हुए दिखा है। ओके, मीनवाइल वो डिलीवरी सुबह से क्या शानदार चला और अभी भी डे हाई पर और इवन इस लेवल पर भी पिक किया गया ये स्टॉक। और जैसा चंदन ने कहा, आज सुबह मोतीलाल की रिपोर्ट भी आई थी इनिशिएशन कवरेज की। अच्छे मूव्स यहाँ पर आते हुए। गौरांग जी, आपका मिड कैप फंडा। जौली क्षेत्र की कंपनी हमें चिकित्सा क्षेत्र को चुना हुआ है और वहां पर से फोर्टिस हेल्थ केयर, अनुज भाई, इस पर बुनियादी तर्क पर आधार के ऊपर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। पूरी ताकत लगा करके खरीदारी मत कीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ओके, गौरांग जी का स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर यहाँ पे पूरी ताकत लगा के नहीं, यानी एक डिप या फिर थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट हो तो वहाँ पे आप और बाय कर सकते हैं। 4 ट्रेड्स पिक किए गए यहाँ पर और एक एक करके वो आपकी स्कीम फेंकता हूँ। महाराज जी ने सस्ता ऑप्शन पिक किया।
कॉनकॉर पे 610 की कॉल, स्ट्राइक आपको 30 के लक्ष्य के लिए लेनी है, 12 का स्टॉप लॉस। चंदन जी ने पिक किया फिर सुपरस्टार, आज का कॉल रहा ये डिलीवरी 438 का लक्ष्य, यहाँ पर सुपर स्विंग प्रोवाइड किया स्टॉक ने। कविता जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया और वहाँ पे ट्रेड रहा ग्लोबल, ये ग्लोबल हेल्थ है उनका, माफ़ी जगह, और 1450 के लक्ष्य के लिए। और गरांग जी ने यहाँ पे फोर्टिस हेल्थ केयर विद CMP यानी करंट मार्केट प्राइसेस पे भी और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। निफ्टी जनाब जो सुबह थोड़ी बहुत 560 की ट्रैजेक्टरी को आप छू के बैठे भी थे, रिलायंस ही याद रखिएगा 130 तक रिलायंस ही एक ऐसी कड़ी थी जो कि अकेला निफ्टी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था। वो जो खबर अभी कुछ देर पहले उन्होंने पढ़ी कि वो जियो का IPO इस वर्ष नहीं, उस खबर ने बैकफुट पे लाया रिलायंस को, सेम इज द केस विद निफ्टी एट डे लो। और एक समय हमने कल के इंट्राडे रेंज के लो को भी वायलेट किया और हम गए 410 तक, यानी इस खबर के मद्देनज़र हमने एक बार फिर छू लिया इस सेशन में 10 डे। तो अनुज फिर वही 150 पॉइंट, आज थोड़ी सी वाइल्ड हो गई रेंज, और छोर वही है लेकिन, है ना? नहीं वीरू देखिए रेंज वही है। कल आई थिंक थोड़ा सा सेंसेक्स एक्सपायरी का फैक्टर आ गया था, लेकिन अभी भी ओवरऑल आई थिंक ये ट्रिगर, हम थोड़ा पॉजिटिव ट्रिगर की वेट कर रहे थे, मार्केट को नेगेटिव ट्रिगर मिल गया। हालांकि टू बी ऑनेस्ट रिलायंस ने खुद कभी नहीं कहा था कि इस साल IPO आएगा, ये तो मार्केट का एक अजम्पशन था कि इस साल जियो का IPO आएगा। रिलायंस ने कभी नहीं कहा था, लेकिन अब वो खबर आई कि नहीं आएगा IPO इस साल, स्टॉक गिर गया। और उस वजह से ऑब्वियसली निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए आप एक बार, ये इंपॉर्टेंस समझ में आएगी इसकी, क्योंकि ये 12-13% का वेट जो है वो निफ्टी में रिलायंस का है। तो निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए आप 35 पॉइंट इस समय सीधा रिलायंस के भी सारे, लेकिन बाकी स्टॉक्स भी गिरे हैं, ऐसा नहीं है। आई थिंक उसकी वजह से भारती भी गिरा, क्योंकि वो एक रिलेटिव वैल्यूएशन का जो प्ले होता है, आई थिंक उसका फैक्टर भारती पर भी प्ले आउट हो रहा है। भारती का भी इंटरडे रखिए जरा एक बार, और ये देखिए भारती ये भी गिरा इस समय, और ये क्लियरली आपको 1% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कल से Q1 के नंबर्स की शुरुआत होगी। कल टाटा ग्रुप के 2 स्टॉक्स आएंगे, देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS और एक काफ़ी बड़ी वेल्थ क्रिएटर टाटा Elxsi, इन दोनों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। इसके अलावा इरिडा भी है, लेकिन TCS और टाटा Elxsi के नंबर्स का अनुमान लेते हैं आशीष से। आशीष गुड आफ्टरनून, बताइए। है तो देश की दिग्गज कंपनी, लेकिन इसने भी वो BSE का रिंग नहीं देखा, 2004 में लिस्ट हुई थी ये। खैर पहले दिखाता हूं किस तरह का स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस IT में है, उससे मूड का जायजा लगेगा। ईयर टिल डेट निफ्टी 8% उछला, उसके सामने IT 11% गिरा है, 19% अंडर परफॉर्मेंस वीजा वी निफ्टी 50। लार्जली क्या एक्सपेक्टेड है पहले वो समझाता हूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक स्टेबल सा क्वार्टर, अब स्टेबल सा क्वार्टर मतलब ना तो एनवायरनमेंट इस बीते क्वार्टर में इंप्रूव हुआ ना डिटोरिएट हुआ, पर जब मैं स्टेबल कह रहा हूं तो एक बात ध्यान रखिएगा, Q1 हिस्टोरिकली IT कंपनीज के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहा है, तो उस लिहाज से एक थका परफॉर्मेंस। तो कह लीजिए हम लोग एक क्वार्टर ग्रोथ आएगी करते हुए सालों निकाल चुके हैं, ग्रोथ अभी भी नदारत है इस स्पेस से। एक और चीज, लार्ज कैप्स वीक रहेंगे, फिर से मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे होंगे, इस क्वार्टर में भी यही कहानी होगी। मेरे ख्याल से इन्फी को छोड़ दे तो सारे लार्ज कैप्स Q-on-Q रेवेन्यू डिक्लाइन दिखा रहे होंगे। एक चीज अच्छी हो रही है, जो पिछले 2 क्वार्टर से जब रिजल्ट खराब भी हो रहे थे तो हाईलाइट था कि डील बैक तगड़ी हो रही थी, TCVs टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में इंप्रूवमेंट, वो सिलसिला इस क्वार्टर में भी कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। और एक और चीज, 2 ही कंपनियां साल की गाइडेंस देती हैं, इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज। एक्सपेक्टेड यह है कि दोनों उस गाइडेंस के लोअर थ्रेशोल्ड को बढ़ा रही होंगी, वो इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे साल प्रोग्रेस हो रहा है क्लैरिटी आ रही होगी, और कुछ नहीं। जहां तक TCS की बात है, कल बाजार बंद होने के बाद वो नतीजे आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है, मैं कह ही चुका हूं, सारे दिग्गज IT कंपनी सीक्वेंशियल डिक्लाइंस दिखा रही होगी। स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड है, कांस्टेंट करेंसी में कितनी गिरावट होगी। हम वर्क कर रहे हैं 1 से 1.5% Q-on-Q आपको आय में दबाव देखने को मिलेगा। क्यों? सबसे बड़ा रीजन, BSNL से जो रेवेन्यूज आ रहे थे वो धीरे धीरे अब ठंडे पड़ रहे हैं, वो मॉडरेट होते चले जा रहे हैं, इसीलिए TCS के रेवेन्यूज पे दबाव है। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है कि फ्लैट, कुछ ब्रोकरेजेस कह रही है स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट। अब स्लाइटली मतलब 10-20 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन, तो उसे फ्लैट ही गिनी है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर BSNL के रेवेन्यूज गिर रहे हैं उसके बावजूद मार्जिन्स फ्लैट हैं तो खराब बात है,
क्योंकि बीएसएनएल इनके लिए एक लो मार्जिन बिजनेस था। खैर, कहां नजर रहेगी बताता हूं। पहली चीज, पिछले क्वार्टर के हाईलाइट इन्होंने क्या कहा था कि FY26 वर्सेस FY25 इंटरनेशनल रेवेन्यूज हमारे बेहतर रहेंगे। तो ऐसे में डिमांड एनवायरनमेंट है कैसा, अभी भी स्टिक कर रहे हैं इस कमेंट्री पे या नहीं? दूसरी, रिजल्ट से ज्यादा पिछले क्वार्टर में हेडलाइंस हॉक करी थी कि टीसीएस ने कर्मचारियों की वेतन डिफर कर दी है, नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर अब टाइमलाइंस क्या है, अब कुछ क्लैरिटी आई नहीं आई, इस पे नजर रखिएगा। अच्छा सॉरी, टाटा एलेक्सी भी आपने एक साथ पूछ डाला है सही बात है, वैल्यू तगड़ी क्रिएट करके दी टाटा एलेक्सी ने अब तक, लेकिन नतीजे पिछले कुछ क्वार्टर से डगमगाए हैं। नतीजे इस बार भी लार्जली एक्सपेक्टेड है, सब पेंसिल इन करके चल रहे हैं, कमजोर रहने वाले हैं। क्यों? इसके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्टिकल है मीडिया और कम्युनिकेशन, वहां पे दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें इस क्वार्टर में भी कंटिन्यू करेंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्टिकल है ट्रांसपोर्टेशन, और जिस तरह का मैक्रो एनवायरनमेंट है, जनरल स्पेंड का एनवायरनमेंट है, वो भी पस्त नजर आएगा आपको। कोटक कह रहा है कि 2.6% क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू डिक्लाइन होगा। टाटा एलेक्सी उन कंपनीज में जी जो सेक्टर को लगातार आउट परफॉर्म करती थी। अच्छा, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो होंगे या फिर फ्लैट होंगे? दो रीजन है सिंपल से, क्योंकि रेवेन्यूज ठंडे पड़ रहे हैं तो मार्जिन्स भी वर्कुलेट होंगे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंपैक्ट होती है भाई उससे, और दूसरा क्योंकि लार्ज डील्स का ट्रांजिशन प्ले आउट हो रहा होगा, उससे रिलेटेड कॉस्ट्स होंगी, इसीलिए टाटा एलेक्सी के मार्जिन्स भी पस्ती रहेंगे। ओके, बिल्कुल। तो टाटा एलेक्सी और टीसीएस, ये नंबर्स आप वॉच आउट करेंगे, दोनों में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस रही है रिसेंट टाइम में। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फंड मैनेजर सचिन शाह जुड़ेंगे। चलिए, वेलकम बैक। हमारे साथ एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फंड मैनेजर सचिन शाह हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। क्या भी बन रहा है इस समय मार्केट पर, क्योंकि एक बड़े मूव के बाद पिछले करीब 8-10 दिन से हम एक कंसोलिडेशन में रहे हैं? हाय अनुज, धन्यवाद, ऑलवेज प्लेजर टू बी विथ यू, थैंक यू। हाँ, आपने सही कहा, अभी काफी अच्छा कंसोलिडेशन चल ही रहा है, और हमको पता है कि एक पर्टिकुलरली मई मंथ और जून मंथ, ये दोनों महीने में बाजार काफी बढ़ा, और अगर आप पूरा क्वार्टर देखते हैं अप्रैल मई जून, तो आई थिंक लार्ज कैप इंडाइसेस तो 10 से 12% बढ़े, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप 15 से 20% बढ़े। तो आई थिंक ये पहला 10 दिन जो जुलाई में कंसोलिडेशन हुआ है, आई थिंक काफी हेल्दी है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आई थिंक थोड़ा सा अंडरलाइन शायद नर्वसनेस भी है बिकॉज ऑफ द टैरिफ, क्योंकि जो 9 जुलाई का जो डेट दिया है, जो आज रात को उन्होंने बताया है, या ये महीने में 9 का 15-20 जो भी होगा, बट इन दिस वीक और नेक्स्ट 10-15 डेज जो क्लैरिटी आना है टैरिफ पे, वो आ जाएगी। तो आई थिंक एक बार वो हो जाएगा, प्लस रिजल्ट सीजन भी है, तो उसके कारण थोड़ा सा नर्वसनेस शायद है, इसीलिए भी शायद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज है। नर्वस भी है सचिन जी, अब लेकिन थक भी क्या है, रोज़ बरोज़ की यही कहानी है ना, रोज़ बरोज़ की। बट आपकी एक कैलकुलेशन भी है, आई मीन ठीक है, ये टैरिफ्स जब आएंगे, परसेंटेज जो है वो हमको जब मालूम होगी, तब हर सेक्टर अपनी अपनी कैलकुलेशन करेगा। बट कंसिडरिंग आई थिंक दिस न्यूज़ फ्लो एज फार एज योर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन, इस प्राइस पे अच्छा बेस्ट प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको लग क्या रहा है, क्या चीज़ कर रहे हैं आप लोग इस वक्त? या सो इफ यू हमारे जो पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर हम लोग जब सोचते हैं, और ऐसा व्हेन वी थिंक फॉर द नेक्स्ट 12 to 18 months to 24 months, और जब आपने एकदम सही कहा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के हिसाब से अगर सोचते हैं, तो हमें लगता है कि 3 या 4 सेक्टर्स है जहाँ पे अभी भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टर्स टेकिंग अ 12 to 24 month व्यू। तो एक तो क्लियरली प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, और उसमें जो लीडर्स है वहाँ पे वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है, और वहाँ पे ग्रोथ हमें लगता है कि अच्छी रहेगी इन स्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स जो अभी इतने कम हुए हैं। वहाँ पे थोड़ा सा उनको एक हिट होता है लीड और लैग इफेक्ट के हिसाब से, बट फिर भी हमें लगता है कि वो 1 या 2 क्वार्टर की बात है, बट जो हिसाब से उनकी ग्रोथ रहेगी, जो हिसाब से उनकी असेट क्वालिटी है, और उनके जो क्रेडिट कॉस्ट इतने कम हो रहे हैं, तो ओवरऑल उनकी प्रॉफिट की ग्रोथ तो फुल ईयर बेसिस पे अच्छी रहनी चाहिए नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए।
तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग क्लियरली एंड विद इन दैट लीडर्स क्लियरली लुक लाइक अ गुड बेट. आई थिंक द अदर एक जो दूसरा जो सेक्टर है जहां पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शायद बेटर हो सकता है यहाँ से. जैसे आपने देखा कि फर्स्ट क्वार्टर में जितने भी अपने ऑटो वॉल्यूम्स है वो काफी सबड्यूड रहे, लेकिन जो हिसाब से हम सोचते हैं कि आरबीआई ने इतनी लिक्विडिटी ईज की है, इतने इंटरेस्ट रेट्स कम किए हैं, जो हिसाब से गवर्नमेंट ने बजट में इतनी अच्छी बचत कराई है टैक्सेस की, तो कहीं ना कहीं ये फेस्टिवल सीजन में जो अपने सेकेंड और थर्ड क्वार्टर के बीच में एक रिवाइवल अच्छा होना हाई प्रोबेबिलिटी है इन द ऑटो सेक्टर. तो वहां पे भी रिस्क रिवॉर्ड शायद फेवरेबल है, क्योंकि एक चीज हमें ये ध्यान रखना है कि ये सेक्युलर सेक्टर है. एक आध साल बीच में थोड़ा सा लो ग्रोथ हो सकता है, पर अगर आप 2-3-4 साल का व्यू रखते हैं, जो बाजार हमेशा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचता है और वहीं पे वैल्यूएशन होते हैं, तो वहां पे ये जो हिसाब से अपने कंट्री के आज की तारीख में पेनिट्रेशन लेवल्स है, अगर इट इज टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स जो भी आप बोले, सब जगह पे यहाँ पे 7-8% का वॉल्यूम ग्रोथ होगा. प्लस जो प्रीमियमाइजेशन स्टोरी है उसके कारण एक्चुअली वैल्यू ग्रोथ को डबल डिजिट में आने की पूरी संभावना है नेक्स्ट 2-3 साल की कंपाउंड रेट के हिसाब से. तो ऑटो स्टॉक्स में भी मुझे लगता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी फेवरेबल. ओके, गुड आफ्टरनून सचिन जी. वैसे आपने 4 सेक्टर्स बताए, प्राइवेट का जिक्र किया, लेकिन 2 ही सेक्टर आपने बताए, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग और ऑटो सेक्टर. एफएमसीजी पर आपका क्या नज़रिया होगा? क्वार्टर 1 अपडेट्स तो ठीक ठाक नज़र आ रहे थे और अच्छी खासी बाइंग हमें वहाँ पे नज़र आ रही है. 1.5% के करीब ये पूरा इंडेक्स तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं. पिछले 6-8 महीनों से देखिएगा आप तो काफ़ी ज़्यादा पेन में था. अब क्या यहाँ पे मौके बनेंगे? एफएमसीजी में 2-3 चीज अच्छी है कि एक तो उनके काफी स्टॉक्स की प्राइस और टाइम करेक्शन हो चुका है, मतलब बोथ वैल्यूएशंस और टाइम करेक्शन दोनों हुआ है लास्ट 3-4 साल से. जैसे अगर आप देखते हैं तो शायद हिंदुस्तान लीवर का भी पी अभी 50 के नीचे आ गया, 45-50 के बीच में आ गया, जो एक जमाने में 65 हुआ करता था 2 से 3 साल पहले. तो एक अच्छा सा प्राइस करेक्शन हो चुका है, प्लस टाइम करेक्शन भी हो चुका है. दूसरी बात यह है कि जो हिसाब से ये साल मॉनसून है वो हिसाब से ऐसा, और ओवरऑल रूरल इकोनॉमी भी काफी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं. जैसे जो रियल इनकम ग्रोथ कहते हैं वो बहुत, आई थिंक 2 या 3 साल के बाद रूरल इकोनॉमी में अभी रियल इनकम ग्रोथ पॉजिटिव हो रहा है. तो शायद उसके कारण ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 6 से 12 महीने में कंजम्पशन जो एफएमसीजी है, नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पर्टिकुलर है, वहां पे भी एक 7-10% का ग्रोथ आने की अच्छी संभावना है. So if somebody is looking to play a trade for next 6 to 9 months, maybe there is a possibility. ओके अच्छा, निफ्टी एफएमसीजी सचिन जी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जो का प्रश्न था, ये है रिकवरी मोड में. अभी तक इसने बाजार की पिछले 6 महीने के रिवर्सल में अभी तक कोई पार्टिसिपेट नहीं किया. बट कुछ ऐसे सेक्टर्स जो कि अब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और लीडर्स की लीडरशिप में, आई मीन लुक एट सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए आप, ऑल टाइम हाई. सीमेंट पे आपका टेक इस वक्त? सीमेंट में बहुत क्लियरली इट इज लिंक्ड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग, दोनों में अच्छा ग्रोथ हो रहा है. गवर्नमेंट का केपेक्स भी अभी काफी रिवाइव हो चुका है. जैसा आपने देखा होगा अप्रैल और मई मंथ में जो केपेक्स हुआ है बहुत ही हाई नंबर आया है और कंटिन्यू शायद रहेगा. और हाउसिंग इज ऑल्सो ऑल ओवर इंडिया में हाउसिंग जो सेल्स हो रही है, जो हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आई थिंक सीमेंट में भी डिमांड तो काफी अच्छी है. प्लस अभी वहां पे प्राइसिंग भी अच्छी है, तो शायद एक क्वार्टर में तो एबिटा पर टन जो सीमेंट के लिए थंब रूल या बेंचमार्क माना जाता है, वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज की वहां पे इंप्रूवमेंट आने की हाई प्रेडिक्टेबिलिटी एट दिस पॉइंट में. मे बी सो सीमेंट में भी आउटलुक, ये भी एक सेक्युलर सेक्टर है. अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सीमेंट की ये है कंपेयर टू ऑल द अदर कमोडिटीज, यहाँ पे आपको इंपोर्ट की थ्रेट नहीं, यहाँ पे आप इंपोर्ट पैरिटी प्राइसिंग नहीं, यहाँ पे आपकी डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक सप्लाई के हिसाब से आपका प्राइसिंग होगा और वही हिसाब से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी. और काफी सारा इनका कॉस्ट इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ चुका है, तो यहाँ पे भी एबिटा पर टन पॉजिटिव लगे. ओके, पॉजिटिव है फिलहाल आप सीमेंट स्पेस को लेकर. सचिन जी, लेकिन रियल्टी स्पेस में क्या हो गया? आप पिछले सत्र में जब मार्केट में रैली हमें देखने को मिली थी, रियल्टी स्पेस से कोई पार्टिसिपेशन था नहीं, और आज भी आप देखिए इंडेक्स काफ़ी पेन में. लोधा छोड़ दें आप तो सारे ही स्टॉक्स आपको इन रेड दिखाई देगा. क्वार्टर 1 अपडेट्स जो आए काफ़ी ख़राब आए. गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आज 2.5% लुटका है. क्वार्टर 1 अपडेट्स अच्छे नहीं थे, फिनिक्स के अच्छे नहीं थे. इसके अलावा आप देख लीजिए ब्रिगेड आज करीब 4% डाउन है, लूजर्स में शामिल
यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होगी अभी रियल्टी स्पेस में? रियल एस्टेट कंपनीज का जो है वो थोड़ा सा सिक्लिकलिटी रहता है, और आपने अगर देखा होगा तो काफी बड़ा है रियलिटी इंडेक्स लास्ट 3 से 6 महीनों में, तो शायद इसके कारण थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होने की ये हो सकता है। बट आई थिंक ओवरऑल सेक्टर तो अभी भी टेलविंड्स है, क्योंकि जो वेल्थ इफेक्ट है कंट्री में वो आपको उसका व्हाट यू से उसका बेनिफिट तो रियल एस्टेट सेक्टर को हमेशा आता ही है। गिरावट में बाइंग की जा सकती है फिर रियल्टी स्पेस में, सचिन जी? ये बहुत कंपनी स्पेसिफिक होना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक इसमें कॉल लेना थोड़ा ज्यादा इट विल बी ओवरली जनरलाइज, क्योंकि हर एक कंपनी रीजन वाइज होती है, हर एक रीजन का थोड़ा सा डिमांड सप्लाई प्लस वो कंपनीज की बैलेंस शीट के भी, क्योंकि रियल एस्टेट में ये बैलेंस शीट भी थोड़ा सा ट्रिकी इशू हो जाता है कई बार, क्योंकि उनके सेल्स होते हैं लेकिन उनकी कलेक्शंस बाद में होती है, उनकी कंस्ट्रक्शन पहले होती है, तो ये सब थोड़ा सा नीटी ग्रिटीज है। सो आई वुड नॉट लाइक टू जनरलाइज एट अ सेक्टर लेवल, but company specific one will have to make a decision on it. ओके सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज, 25,480 ये वही स्तर है जहाँ से कल हमने खुशी थोड़ी देर के लिए बनानी शुरू की थी, ये वहीं लौट के आ गए हैं ना 25,480। अब मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, ऑप्शन राइटर्स ने जकड़ा हुआ वही 57,200 बैंक निफ्टी पर। क्या करें अनुज, क्या अप्रोच रहेगी इंडेक्स पर, लेवल्स टू वॉच? बिल्कुल, देखिए वीरो, जब मैंने स्ट्रैटेजी भेजी थी उस समय तो हम डेलो से थोड़ा ही ऊपर थे, लेकिन थोड़ा ऊपर आ गए। फिर भी खैर व्यू मेरा वही रहेगा वैसे, कि अभी एक डिप मिली है, ये डिप सिर्फ एक रिलायंस की उस न्यूज़ की वजह से आएगी, तो इसमें आप मंथ एंड कॉल्स को वापस ट्राई करें एक बार और देखें, क्योंकि हम रेंज में हैं बेसिकली, आपने देखा ही है, और मार्केट में अभी भी लैक ऑफ ट्रिगर्स हैं। कल से थोड़ा सा अर्निंग सीजन शुरू होगा तो शायद उससे एक आपको मौका मिले, लेकिन हैं हम इस समय एक रेंज में ही, और इंट्राडे में आपको दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग में एक ग्राफिक थोड़े से अजीब लग रहे हैं मुझे आज। खैर कोई बात नहीं, इंट्राडे में दोनों तरफ के मौके, लेकिन क्लोज ये एक रेंज में हैं, और क्लोजिंग क्या करूँ, पोजिशनली मुझे लग रहा है कि डिप्स में बाइंग करेंगे तो वो बेटर रहेगा। आप चलिए यतिन के पास चलते हैं, आज डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है वो जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले इटर्नल यानी जोमेटो। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि जेप्टो, जो कि ब्लिंकिट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, इनको $500 मिलियन की फंडिंग बहुत जल्द मिलने वाली है, और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने तो फंडिंग के पैसे भी कमिट कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये क्विक कॉमर्स सेगमेंट में फिर से डिस्काउंटिंग शुरू हो गई, कंपटीशन बढ़ गया, तो शायद फिर से थोड़ा बहुत यहाँ प्रेशर देखने को मिल सकता है, और इसीलिए डीलर्स यहाँ एसटीबीटी की एडवाइस दे रहे हैं। स्टॉक बिल्कुल फ्लैट है और डीलर्स को लगता है कि 260 तक के लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ। इसके अलावा बायोकॉन और आज फार्मा शेयरों में लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी, फंड साइड से, एचएनआई साइड से, और डीलर्स को लगता है कि बायोकॉन ये काउंटर में खरीदारी की जा सकती है, और यहाँ वो बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं 380 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, इटर्नल और बायोकॉन दो स्टॉक्स, इटर्नल पर बिकवाली की राय आती हुई, क्योंकि कंपटीशन का हीट झेल सकती है अब इस पर्टिकुलर काउंटर, और बायोकॉन में खरीदारी की राय। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। गाबर सर बताइए, गुड इवनिंग, क्या कैरी करेंगे? बिल्कुल, गुड इवनिंग टू यू। और लगता है जिस स्टॉक में मोमेंटम है एंड में वो है नायका, 213 रुपया 70 पैसे में ट्रेड कर रहा है, 211 का स्टॉप लगा के ज्यादा नहीं, 220 का टारगेट होना चाहिए नायका। नायका पे आपका कन्विक्शन है 214 पे, ये बाय कॉल। माना साहब का ट्रेड। तो देखिए आईसीआईसीआई प्रू लाइफ यहाँ पर खरीदारी करके जाएंगे, एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी चार्ट पे देखने को मिला है, तो उसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 670 का, 670 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और 700 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। कविता जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? अनुज जी, लोधा मुझे लगता है यहाँ फर्दर मूव एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। आज ये अपने 10 वेमा के ऊपर क्लोज हो रहा है 1391 पर, सो ये मूव एक्सटेंड होना चाहिए 1420 के लेवल की तरफ, 1370 के स्टॉप लॉस के साथ एज बीटीएसटी लोधा डेवलपर्स। 1370 का स्टॉप लॉस, 1420 के टारगेट के साथ आप लोधा पर बेट लगा सकते हैं। ये कविता जी की पिक। चंदन जी बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं? चंदन जी म्यूट पर हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए कृपया।
बिल्कुल मेरा फोकस रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट पे। काफी अच्छा सेटअप सीमेंट कंपनीज में देखने को मिला है और इनफैक्ट एक बड़ा ब्रेकआउट डेली वीकली मंथली चार्ट में बन रहा है। मेरा मानना है यहाँ पे 5-7% की रैली बनेगी, तो मैं इसी काउंटर को सेलेक्ट करना चाहूंगा। मौजूदा लेवल पे लिंक सपोर्ट रहेगा 12,400 के आसपास का, ऊपर में लगभग 13,000 तक के टारगेट अल्ट्राटेक सीमेंट दिखाना चाहिए। ओके, अब अमित जी आप बताइए, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? जी अनुज जी, मैं डाबर को कैरी करूंगा। डाबर ने एक लंबे समय के बाद अपना 200 डेमा रिगेन कर लिया है और एक स्विंग हाई भी यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। तो लगभग 517 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 532 के। ओके, चलिए, तो ये कुछ आपके लिए BTST ट्रेड्स। वीरू के पास चला जाए और जानते हैं कि ये आज की मार्केट बेट कैसे रही। वीरू बताइए। मार्केट में ठीक थे अनुज, इवनली पॉइज थी, यानी बटे हुए थे, लेकिन थोड़ा सा आखिरी के आधे पौन घंटे में इसमें थोड़ा सा प्राइस डैमेज हुआ। मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आऊँगा आज की ब्रेथ, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग स्टैट्स में। शॉर्ट की तरफ याद रखिएगा थोड़ा सा जो झुकाव है बढ़ा टुवर्ड्स क्लोज, स्पेशली पोस्ट 245। हालांकि शुरुआत करते हैं लॉन्ग से, कहाँ कहाँ पर विजिबल था। और इस क्रम में आज डिफरेंट पैकेज था। PAG इलेक्ट्रोप्लास्ट, मैनकाइंड, सबसे अनप्रिडिक्टेबल स्टॉक, कभी शॉर्ट कभी लॉन्ग। आज इसमें लॉन्ग क्रिएट हुआ। IEX, केफिन, डिलीवरी इसमें सबसे प्रॉमिसिंग एंड ट्रेंडिंग रहा। और अब आते हैं उसके बाद शॉर्ट कवरिंग की स्लाइड पे। उसमें नायका गजब की शॉर्ट कवरिंग थी, RBL, कॉनकॉर, GMR एयरपोर्ट्स। अच्छा, इस क्लोजिंग में शायद इस पर बहुत बात नहीं हुई, बट इसने एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पार किया, दैट्स 91, और ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। और BSE में आज शॉर्ट कवरिंग थी। नेक्स्ट स्लाइड आएगी प्रेशर वाली, जहाँ पे प्रेशर था आज यूनियन बैंक क्वार्टरली अपडेट्स के बाद। गेल क्लोजिंग में काफ़ी डेंट पड़ा। मैक्स हेल्थ केयर में आज शॉर्टिंग हुई। फिनिक्स मिल्स और वेदांता में आई थिंक आज दोपहर के बाद से जो सेल ऑफ स्टार्ट हुआ वो थमा नहीं। बाकी मन्नापुरम फाइनेंस, IGL, ओबर रियल्टी, निसन बैंक, KPIT टेक्नोलॉजीज, इन सभी काउंटर्स में लॉन्ग्स थे, वो अनवाइंड हुए। कुछ स्टॉक्स जो कि एक अच्छी ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं, बावजूद इसके कि बाजार हाई लेवल से बहुत सारी ट्रेस हुआ। एक बार रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़ जरा डिलीवरी। ये केफिन टेक ने आज 20 डेमा को और 10 डेमा को फिर रिगेन कर लिया। बट GMR एयरपोर्ट्स मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा, इट्स 93.20। मानस, सिंस आपने ही ये पैनल में सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया था, आपके कहने पर अगर किसी ने ट्रेड किया या फिर कॉल ली, अब कहाँ तक के लिए प्रिपेयर्ड है ये स्टॉक? देखिए, मेरे ख्याल से स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो टेक्निकल टारगेट आता है वो ओके, अभी मेरे ख्याल से मानस से संपर्क टूट गया है। टेक्निकल टारगेट अभी वो बोल ही रहते कि अभी संपर्क टूट गया। कोई बात नहीं, इस स्टॉक को मैं दोबारा कंसिडर कर लूँगा जब मानस जुड़ेंगे। एक स्टॉक और, चंदन, लॉरस 2% ऊपर रहा, 797। एक वर्टिकल राइज देखा हमने 24 जून से लेकर अब तक, नॉट अ सिंगल सेशन ऑफ रिट्रेसमेंट, एक भी दिन थोड़ी बहुत ढिलाई भी नहीं हुई। बट क्या आपको की इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि अब थोड़ा सा ओवरबॉट है, कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, या फिर लगता है कि नहीं 800 के कॉलेटर को भी ट्रैप करेगा ये मिड सीरीज में? बिल्कुल काफी अच्छा मोमेंटम बना था जून के एंड में, और वहां से हम लगातार इसमें पॉजिटिव व्यू है। और अभी तक मेरे हिसाब से ट्रेलिंग पोजीशन खत्म नहीं हुई है। स्टॉक ऑलरेडी अपने न्यू लाइफ टाइम हाई में एंटर हो चुका है। 2021 का जो इसका हाई था 723, उसके ऊपर डिसाइसिवली काफी दिन तक ट्रेड किया है। तो मेरे हिसाब से पोजीशन होल्ड कर सकते हो। इसलिए भी कन्विक्शन है कि 3 दिनों के स्ट्रगल के बाद ये मूवमेंट आया है, और 3 दिन बार बार 777 को एक हर्डल बना रहा था, वो अब बेस बना रहा है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास भी पोजीशन है 777 को ट्रेलिंग रखें, वो लेवल तोड़े तभी काटे, अदरवाइज ऊपर में 825 830 तक के लिए पोजीशन को ड्राइव कर सकते हैं। 830 825 के लिए आप मोमेंट इस लॉरस लैब को होल्ड कर सकते हैं फिलहाल। ये स्ट्रैटेजी आप इस पर्टिकुलर काउंटर में अपनाएं, और 2% की तेज़ी के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। एक और स्पेस जहां पे अच्छी बाइंग थी एज और NBFCs उसमें शामिल, श्रीराम फाइनेंस देख लीजिए आप, जियो फाइनेंस, इनफैक्ट बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी। बजाज फिनसर्व भी इस लिस्ट में शामिल। श्रीराम फाइनेंस डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, अच्छे मूव के साथ 680 के लेवल पर निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई बजाज फिनसर्व ने। जियो फाइनेंशियल थोड़ा ऊपर इस तरह से लुढ़का, क्योंकि रिलायंस भी लुढ़का। ये अब गाबा सर एक बार जियो फाइनेंशियल का चार्ट देखिए, उसके बाद श्रीराम फाइनेंस भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। जियो फाइनेंशियल कैसा लग रहा है इस लेवल पर? हालांकि डिस्क्लेमर हमारी तरफ से हमारे पेरेंट कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, तो कोई भी आपको खरीद फरोख्त करनी है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ करें। लेकिन चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन गाबा सर? एक्चुअली हम भूल जाते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ जियो फाइनेंस। हुआ था करीब 200 से,
फिर करीब 300 हुआ, 300 पार कर गया, 330 गया। तो इतना अच्छा अपमूव के बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, अगर यहाँ पर नहीं थकेगा तो कहाँ पर थकेगा? तो वो थक रहा है यहाँ पर, नथिंग है। आज एक न्यूज़ आ गया है, पर न्यूज़ इज़ ऐसे ही मैं कहूँ रीज़न नहीं है, लेकिन थका हुआ है यहाँ पर स्टॉक। क्वाइट पॉसिबल थोड़ा लोअर लेवल देखें। क्रूशियल सपोर्ट है जियो फाइनेंस के 320 के आसपास, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटेगा थोड़ी और गिरावट आएगी और कुछ नहीं, लेकिन स्ट्रक्चरली अभी पॉसिबल। तो आई थिंक जियो स्टिल होल्ड। जियो होल्ड है, ओके। 320 एक इंपॉर्टेंट लेवल, वो नहीं टूटना चाहिए। गाबा से श्रीराम फाइनेंस का भी चार्ट देख लें आप भी। ये डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत से ये पर्टिकुलर काउंटर तेज आज के सत्र में 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। यहाँ पर कोई मौका अभी भी? यस, ये बेहतर चार्ट है ऑन द लॉन्ग साइड। बिल्कुल ट्रेड कर रहा है 680 पर श्रीराम फाइनेंस। मेरे ख्याल से 670 का स्टॉप लगा चले, 10 रुपए का है। ऑन द अपसाइड करीब 697 700 एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। ये एक अच्छी जगह पर है, सपोर्ट यहाँ पर बहुत अच्छा है। करीब 4 दिन से सस्टेन किया सपोर्ट और ब्रीच नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अपमूव का चांस यहाँ पर है श्रीराम फाइनेंस। ओके, श्रीराम फाइनेंस अच्छा क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। खैर एक बार देखते हैं कि जरा डेरिवेटिव्स के बैन में कौन कौन जा सकता है, कौन कौन जो है वो अपनी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। हिंदुस्तान लाजमी है, अगर आप देखिए बैन में जा सकता है। आज काफ़ी इसमें शॉर्टिंग हुई है, स्टॉक अभी भी 3.25% नीचे है और हिंदुस्तान कॉपर करीब करीब 105% अपनी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है उसको हिट कर चुका है। सो ये कल सुबह सुबह आपको डेरिवेटिव्स के बैन में मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि आज हेल्थ केयर स्पेस में बाइंग थोड़ी मतलब जो थी पिछले 4-5 दिन से उसमें एक पॉज है। आज अपोलो बैकफुट पे, आज मैक्स बैकफुट पे, आज फोर्टिस बैकफुट पे। ये देखिए आज थोड़ी कूलिंग ऑफ हुई है इस स्पेस में, सारे के सारे टुवर्ड्स क्लोज। जो स्पेस जो स्टॉक सबसे ज़्यादा डिलीवर कर रहा है नायका में, जनाब मानना पड़ेगा चंदन, ये नायका की सबसे पहली टेक्निकल कॉल आपने भी पिक की थी। मतलब उस दिन मेरे ख्याल से उसके बाद एक दिन इसमें डिप भी आया था, बट वाकई अच्छा मूव दिया इसने यहाँ पर। और क्या क्या है जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्विंग प्रोवाइड कर रहा है ऑन द हायर साइड। डिक्सन इस कार्यक्रम में काफ़ी डिस्कस हुआ, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। और BHL मिड सेशन में कॉल थी राजेश पालवे जी की। BHL पे चंदन आपका टेक, ये भी ठीक ठाक करता हुआ और आज डे हाई के आसपास ही क्लोज होता हुआ। बिल्कुल डेली चार्ट सेटअप पॉजिटिव लग रहा है और वीकली में एक हल्का सा रेंज बाउंड बायस है और इसका बिहेवियर है कि एक नया मूव बनाता है, उसके बाद 5-6 दिन करेक्टिव मूव होके और वापस नया मोमेंटम बन रहा है। तो सेम बिहेवियर रिपीट हो रहा है। तो आई थिंक कल के लिए बाय रिकमेंडेशन बन सकता है। 257 इमीडिएट सपोर्ट का काम करना चाहिए, ऊपर में 271 के टारगेट के लिए। ओके चलिए अब मार्केट का पंचनामा का टीजर लेकर आते हैं। श्रेया बताइए आज क्या सवाल है? सवाल तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस, लेकिन जिस तरीके से कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पे एक्शन हमें देखने को मिला पिछले दिनों और आज के भी सत्र में, वहाँ पे सवाल मैंने पिक किए हैं। कैम्स और एंजल वन आज दोनों स्टॉक में आप देखेंगे 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी और वायदा के गेनर्स में शामिल। अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि इस पूरे स्पेस में स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए या पूरा स्पेस ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है और वहाँ पे बेट लगेगी, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए यहाँ पर? शायद देखिए इसमें क्या है कि किसी दिन कोई न्यूज़ फ्लो आ रहा है, किसी दिन कोई न्यूज़ फ्लो आ रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि ये स्टॉक्स इतने महंगे हो गए हैं कि यहाँ पर अब न्यूज़ फ्लो हल्का सा भी नेगेटिव आता है तो स्टॉक्स काफ़ी गिर जाते हैं। तो इन स्टॉक्स को अब अगर आप इन लेवल्स पर बाय कर रहे हैं ना, तो आपका नज़रिया बहुत लंबा होना चाहिए और आप तैयार हों अगर कि 20-25% के ड्रॉडाउन्स कभी भी आ सकते हैं तभी करिए, वरना फिर थोड़ा सा दूर रहिए इनसे। ओके, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक मूव आपको अपनाना चाहिए। अच्छा, ये स्टॉक हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं और आज भी बहुत बार डिस्कस हुआ है शोज़ में। NHPC ऐसा स्टॉक पंचनामा में लगातार पूछते हैं लोग और पोर्टफोलियो में शामिल। 88 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी, 0.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है। अब क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? होल्ड ही रहेगा NHPC? 6 महीने में 13% का मूव। देखिए यहाँ पे कुछ तो चेंज हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में। आई थिंक मार्केट ने फ्रेश बेट लिए यहाँ पर पावर से रिलेटेड स्टॉक्स में और हाइड्रो पावर से रिलेटेड स्टॉक्स में। तो ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसमें अगर आप लेके बैठे रहे तो डिविडेंड यील्ड से ही आपकी पूरी प्राइस निकल गई थी और उसके बाद 36 पे IPO आया था, 18 तक गया था, वहाँ से 5 गुना हो चुका है, प्लस डिविडेंड दे चुका है। तो ये बाय एंड होल्ड टाइप उस टाइप के लोगों के लिए इसमें ट्रेडिंग में मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस 3:35 पर CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम एड्रेस करेंगे। तो 3:35 पर हमारे साथ जुड़िए CNBC आवाज़ के YouTube,
इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक पर। अब कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो जाते जाते ठीक ठाक मूव देते हुए जा रहे हैं, और अल्ट्राटेक सीमेंट की हम लगातार चर्चा कर रहे थे, हमारे पिक्स में भी शामिल। शानदार मूव के साथ डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। पार सेक्टर, गौरांग जी ने पार ग्रिड चुना, यहाँ पर तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। डे हाई पर ये क्लोज होने की तैयारी। कोल इंडिया भी इसमें तेज़ी, एनएचपीसी हम डिस्कस ही कर रहे थे। गौरांग सर, कोल इंडिया देखिए, आप पार ग्रिड आपने चुना था, कोल इंडिया अच्छा लगता है क्या आपको इस प्राइस पर? देखिए श्रेया जी, भारत की सरकारी कंपनी जिसके पास मेरे ख्याल से दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार हैं, और कोयला का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कार्बन प्रिंट्स करने का भी प्रयास सरकार कर रही है। जो कोयला जिस मात्रा में और जिस क्वालिटी में निकलता था आज से कुछ सालों पहले, अब उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है, क्योंकि कोल इंडिया ने कोयलों को धोने के लिए जो वॉशरीज है उसमें उसकी संख्या भी बढ़ाई है। बुनियादी तरह के आधार पर खरीदारी की राय है कोल इंडिया। कोल इंडिया में बुनियादी तौर पर एक खरीदारी की राय है, बट स्टिल अगर आप कंपेयर करें वर्सेस निफ्टी आईटी वर्सेस आई थिंक रिलायंस के इम्पैक्ट का जो प्रभाव पड़ा निफ्टी पर, निफ्टी बैंक का क्लोज फिर भी अच्छा है, और प्रभावशाली तो नहीं कहूँगा बट स्टिल ठीक ठाक है। आई मीन करीब करीब 57,200 पे, और कल के हाइस को इसने पैरेलली मैच कर लिया। एक बार आप क्लोजिंग में ज़रा प्लीज़ आईसीआईसीआई बैंक रखिए। मेरे स्क्रीन पे जो स्टॉक्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके अभी भी फ्लोट कर रहे हैं उसमें आईसीआईसीआई बैंक है, और ये देखिए एक बार आपकी स्क्रीन पे आएगा लोअर लेवल से रिकवरी, एक ये हो गया। एक बार पूरा कंट्रीब्यूटर्स रखेंगे ज़रा प्लीज़। सुबह सुबह एचडीएफसी बैंक ने एक मूव जनरेट करने की कोशिश की थी, एचडीएफसी बैंक 2010 पे। अच्छा माफ़ी चाहूँगा मैं अपने शब्दों के लिए, एचडीएफसी बैंक का क्लोज ज़्यादा बेटर है, और ये जो इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के कॉल आइटर्स थे 2000 पे सबसे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन था, ये इसके ऊपर, और कार्यक्रम में मैं डिस्कस नहीं कर पाया, बट कोटेक जिसने कल के क्वार्टरली अपडेट के बाद स्ट्रॉन्ग एक क्लोज दिया था, कोटेक महिंद्रा बैंक 2229 पे कल की हाई शेडो में, यानी कल जिस प्राइस पे नहीं टिका, जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ गई थी, वहाँ पे एक सब्सटेंशियल ओआई गेन करके, प्लीज़ ओआई रखिएगा स्क्रीन पे, उसके बाद हम क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। मतलब ये दो बैंक्स बड़े प्रभावशाली अंदाज से क्लोज हो रहे हैं, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। चलते हैं अब इस क्लोजिंग को देखने के लिए अनुज के पास। ये देखिए करीब करीब 3.5 लाख से जुड़े। अनुज ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, और मार्केट आज की क्लोज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगेन एक रेंज में है। हम कल जितना हमने गेन किया था ऑलमोस्ट उतना ही आज हमने वापस लूज़ किया, 25,475 पर आए। एक आध और स्टॉक मैं एक्चुअली वीरू देख रहा था जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे थे क्लोज से पहले। एक बार देखिए आप डालमिया भारत, एक बार डालमिया भारत का इंटरडे चार्ट देखते हैं। ये स्टॉक टुवर्ड्स द एंड अच्छे मूव्स दिखा रहा था, और उसके अलावा ब्रिटानिया में भी अच्छा मूव आया टुवर्ड्स द एंड। एसबीआई कार्ड ये एक और स्टॉक था, यहाँ अच्छा मूव था। तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर टुवर्ड्स द एंड काफ़ी अच्छे मूव्स आए। देखते हैं, ध्यान रखिएगा इनमें से कुछ कंपनियों के शायद क्वार्टरली अपडेट्स भी आने वाले होंगे, तो शायद मार्केट उसको भी एक प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा होगा। वॉल पर चलते हैं। निफ्टी करीब 50 पॉइंट नीचे था आज 25,475 पर। बैंक निफ्टी ये भी करीब 50 पॉइंट नीचे 57,200 पर। निफ्टी आईटी में 300 पॉइंट की गिरावट थी, करीब 0.8% नीचे। मिड और स्मॉल कैप, यहाँ पर मिड कैप फ्लैट था, लेकिन स्मॉल कैप में अच्छी रैली थी करीब आधे % की। एडवांस डिक्लाइन एकदम फ्लैट था, 1323 बढ़ने वाले शेयर, 1364 गिरने वाले शेयर, मतलब बराबर का ही मामला था एडवांस डिक्लाइन में आज की ट्रेड में। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं ये किस तरीके का रहा। यहाँ पर आप देखें तो कैपिटल मार्केट इंडेक्स में रिकवरी आई आज कल की बड़ी गिरावट के बाद, 2/3% ऊपर था। एफएमसीजी इंडेक्स ये 3/4% ऊपर था, यहाँ काफ़ी अच्छा मूव था जो आपको देखने को मिला। डिफेंस में अच्छा मूव था और ऑटो में अच्छा मूव था, करीब 1/3% तक के मूव आपको यहाँ देखने को मिले। आज पॉकेट जो वीक थी सबसे ज़्यादा वो थी रियल एस्टेट, करीब 1.5% ये इंडेक्स नीचे था आज, 1.5% इंडेक्स। ऑयल एंड गैस 1.25% नीचे था। आईटी करीब 3/4% नीचे था, और पीएसयू बैंक्स यहाँ पर भी गिरावट थी। मेटल्स में भी आज अच्छी खासी गिरावट आई, करीब 1.25 से 1.5% के बीच में मेटल्स इंडेक्स वीक था। तो ये कुल मिलाकर आज के सेक्टोरल पॉकेट्स या सेक्टोरल मूव्स रहे। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं एक बार जरा, वहाँ देखते हैं किस तरीके के मूव्स आए। सबसे ऊपर श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस 1.5 से 2.25% ऊपर। उसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर ये करीब 1.25% ऊपर था। कोल इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा,
HDFC बैंक, ITC, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आज आपको रैली देखने को मिली करीब 0.5% ऊपर, ये सब के सब स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे आपको। और नीचे जो स्टॉक्स थे उनमें HCL टेक 2% नीचे था, उसके अलावा हिंडाल्को और टाटा स्टील यहाँ पर गिरावट थी करीब 0.25% की। अपोलो हॉस्पिटल्स 1.5% नीचे था। रिलायंस में मूव आया, रिलायंस करीब 1% नीचे रहा। उसके अलावा इंडसइंड बैंक, BEL, ICICI बैंक, ट्रेंट, TCS, JSW स्टील, इन्फोसिस, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर आपको आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर ये मानना होगा कि आज का दिन जो था थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड खराब हुआ। वीरू बिल्कुल ठीक कह सकते हैं अनुज, ये शाम भी डल गई है, बात कल तक के लिए टल गई है। कल का एक्सपायरी का दिन है ना, गुरुवार। लेट्स सी क्या करता है बाजार यहाँ पर, बट ऑप्शन राइटर्स ने डेफिनेटली ग्रैब किया और लोअर ट्रैजेक्टरीज आई, वो रिलायंस और जियो से संबंधित खबर के मद्देनजर। खैर, इस दुविधापूर्ण थोड़े से बाजार में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट की कॉल है, कोई ट्रेडिंग कॉल है तो ज़रूर पूछें। उसको कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, मार्केट का पंचनामा एक छोटे से अंतराल के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।